अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। उठो और वैसे भी देखो 8 बज गए हैं, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? आनी ने प्यार से उसके ऊपर से कंबल हटाते हुए कहा। रुमैसा जो दोबारा कंबल में घुसने वाली थी फौरन उठ बैठी। क्या 8 बज गए? ओह, आज तो कॉलेज का पहला दिन है। मुझे तो अपनी क्लास का भी नहीं पता। उफ आनी, अब क्या होगा? मुझे 9 बजे तक पहुंचना है। उसने जल्दी से बिस्तर छोड़ा, उल्टे सीधे स्लीपर पहने और उजलत में वॉशरूम में घुस गई। आनी उसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा दी। वो वैसी ही थी, लापरवाह, लाउबाली, मगर पढ़ाई में बेहद मेहनती और ज़हीन। हमेशा हर क्लास में शानदार नंबरों से कामयाब होती रही थी और आज उसका मेडिकल कॉलेज में पहला दिन था। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, इससे पहले कि मज़ीद देर हो जाए। ये कहकर वो नाश्ता तैयार करने नीचे चली गई। ओके आनी, उसने जल्दी जल्दी चाय पीते हुए कहा। दोपहर में पंच में मुलाकात होनी है, सुना है। पहली क्लास डॉक्टर जैदी की है और वो बिल्कुल भी लेट कॉमर्स को पसंद नहीं करते। रोमी ने जल्दी से अपना हैंडबैग, फाइल और मोबाइल समेटा, आनी को प्यार किया और बोली ओके बाय। आनी पीछे से आवाज़ देती रह गई कि नाश्ता करके जाओ, मगर उसे इस वक्त कॉलेज पहुंचने की जल्दी थी। लापरवाही की वजह से उसने अभी तक अपनी क्लास भी नहीं देखी थी। हालांकि उसकी दोस्त तहरीम ने कई बार ताकीद की थी। कॉलेज पहुंचते ही उसने तहरीम को गेट पर अपने इंतज़ार में पाया। वो जल्दी जल्दी उसकी तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक एक पत्थर से ठोकर लगने के बाइस नीचे गिर पड़ी। उसे अपने पीछे खड़े लड़कों के ग्रुप की बेहंगम हंसी की आवाज़ सुनाई दी। शर्मिंदगी के मारे वो उठ ही ना सकी। अरे मोहतरमा, क्या मेरे कदमों में ही ज़िंदगी गुजारने का इरादा है? मिस इस दुनिया में है या गुजर गई? उसके तंजिया आवाज़ पर फिर एक कहका सुनाई दिया। रुमैसा एक झटके से उठी। ओ, तुम लोग खुद को क्या समझते हो? जहाँ हसीन लड़की देखी फौरन बात करने आ गए। एक तो मैं गिर गई हूँ, बजाय मुझे उठाने के मेरी मदद करने के मजाक उड़ा रहे हो। उसे कुछ समझ ना आया कि क्या कह रही है। तहरीम जो उसे देख चुकी थी करीब आ गई। वो भी उसकी आखिरी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई और उसका दिल चाहा कि मुहावरा नहीं बल्कि हकीकतन अपना सर पीट ले। यानी मैं आपसे हमदर्दी करूं, मसलन किस किस्म की? मोहतरमा, आपको अपने हाथों में उठाकर मेडिकल कैंप ले जाऊं या आपके ज़ख्मों का इलाज करूं? हारिस ने मैंने खेजी से उसके करीब आकर कहा। वो उसकी बात सुनकर खिफ्त से सुर्ख हो गई। अब उसे अपनी बेतुकी बात का एहसास हो रहा था, मगर शर्मिंदगी मिटाने का कोई तरीका भी तो चाहिए था। जी, मेरा मतलब ये नहीं था। आप लड़कों को तो बस फजूल बात का बहाना चाहिए होता है। चलो तहरीम, उनसे बात करना बेकार है। ये कहकर वो अपने पाँव की चोट की परवाह किए बगैर वहाँ से चल दी। हारिस बस मुस्कुरा कर रह गया। पहले दिन ही इतना खूबसूरत सीन, वाह वाह। पीछे से उसे अपने दोस्त अली की आवाज़ सुनाई दी। अब लड़कों का पूरा ग्रुप उसकी तरफ बढ़ रहा था। हारिस समझ गया कि अब उसकी खिंचाई होने वाली है, लिहाजा संजीदा लहजे में बोला, देखो फजूल बात मत करना। ये महज एक इत्तफाक था और तुम्हें पता है मैं सनफे नाजू की बहुत इज्जत करता हूँ। वो तो उस लड़की के चेहरे पर इतनी घबराहट और बेवकूफ़ी थी कि मेरी तवज्जो खुद ब खुद उसकी तरफ हो गई। वरना मेरे लिए हर लड़की काबिल एहतराम है। उसके लहजे में ऐसी संजीदगी और मजबूती थी कि किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई और वो सरजैदी की क्लास की तरफ बढ़ गए, जहाँ वही नादान हसीना यानी रुमैसा भी मौजूद थी। अली हुंकारे बगैर न रह सका, मगर हारिस बस उसे घूर कर रह गया। दूसरी तरफ रुमैसा का मूड बिगड़ चुका था। तो ये मेरा क्लास फेलो है, एक नंबर का बदतमीज़, अकड़ू और मगरूर कहीं का। आज का दिन ही बुरा है। सरजैदी के दाखिल होने पर उसकी तवज्जो हटी। अस्सलाम वालेकुम सर, सब ने मुअद्दब होकर सलाम किया। फिर सर ने अपना तारुफ करवाया और सबको बारी बारी अपना तारुफ करवाने को कहा। उनका लहजा, अंदाज़ी गुफ्तगू और समझाने का अंदाज़ इतना खुशगवार और नरम था कि रुमैसा जो घबरा रही थी कि पता नहीं सर कैसे होंगे, सारा डर और खौफ दूर हो गया और थोड़ी देर पहले जो बेजारी तारी थी वो भी ख़त्म हो गई। पीर जलाल, इतने दिन हो गए कमाल पुत्र का कोई ख़त नहीं आया, ना वो खुद मिलने के लिए आया। बड़ा दिल कर रहा है उसे देखने को। बेबे की बात सुनकर गुलरुख के कान फौरन इस तरफ लग गए। वो भी तो बेचैन थी उसे देखने के लिए, मगर उसे क्या परवाह कि यहाँ कोई उसकी राह तकता है। वो तो शहर की रोशनियों और रंगीनियों में खो चुका था। अरे कमाले की माँ, तू बिला वजह परेशान हो रही है। तुझे पता तो है
डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है, रोज़ रोज़ आना मुमकिन नहीं। कल उसका फ़ोन आया था, कह रहा था कि इस हफ्ते उसका इम्तिहान है, अगले हफ्ते फारिग होकर आ जाएगा। अच्छा, वाकई मेरा पुत्र आएगा, अल्लाह करे वो खैरियत से आए, बेबे ने खुश होकर कहा। तो वहीं गुलरुख के दिल की कली भी खिल उठी। वो बेबे के साथ मिलकर अभी से उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें बनाने लगी। अरे गुल, बाहर ठंड बहुत है, कमाले के कमरे में जो रज़ाई है वो धूप में डाल दे, उसे सर्दी बहुत लगती है। और हाँ, बिजली का हीटर भी साफ़ करके उसके कमरे में रख दे, बेबे ने फिक्रमंदी से कहा। गुलरुख उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी। अरे बेबे, इतनी परेशान ना हो, मैं सब कुछ कर लूँगी, अभी तो मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ हैं, यहीं हूँ मैं। गुलरुख ने रज़ाई धूप में फैलाते हुए बेबे को तसल्ली दी। मगर कोई उसके दिल से पूछता, वो तो अपने महबूब की राह में पलकें बिछाए बैठी थी कि कब उसका दीदार हो और दिल को करार मिले। एक हफ्ते बाद जनवरी की सर्द और खुशगवार शाम में वो दुश्मने जां आ गया। आज गुलरुख ने गुड़ के मीठे चावलों में खूब बादाम पिस्ता डालकर बनाया था, साथ मुर्ग पुलाव भी था। शहर में पढ़ने के बावजूद वो आज भी अंदर से देहाती था। सलाम बाबा। सलाम बेबे। आते ही उसने बेबे को गले लगाते हुए कहा, अरे जीता रह मेरा पुत्र, कितने दिन बाद शक्ल दिखाई है, कितना कमज़ोर हो गया है मेरा पुत्र। बेबे ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। पीर जलाल के साथ कमाल भी मुस्कुरा दिया। अरे कहाँ बेबे, अच्छा खासा हैंडसम हो, वहाँ शहर में लड़कियाँ तो तेरे बेटे की दीवानी है। कमाल ने शरारत से कहा। अरे नहीं पुत्र, ये शहर की लड़कियां तो वैसी ही होती हैं, जहाँ कोई घबरू जवान देखा दिल दे बैठती हैं। बेबे ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब हंस पड़े। गुलरुख की नज़र बेसाख्ता कमाल पर जा ठहरी और उसका दिल धड़कने लगा। उसी वक्त कमाल की नज़र गुलरुख पर पड़ी। अरे गुल, वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ, बैठो और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, कमाल ने उसे पास बुलाते हुए कहा। इस वक्त गुलरुख का दिल झूम उठा। वो नज़रें झुकाए बेबे के साथ आकर बैठ गई। जी बस ठीक चल रही है। अगर किसी चीज़ या किताब की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, भिजवा दूंगा। तुम्हें अच्छे नंबरों से पास होना है। गुलरुख ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखा, मगर उसका अंदाज़ हमेशा की तरह रस्मी और संजीदा था। वो हमेशा सिर्फ पढ़ाई और ज़रूरियात की बात करता था। गुलरुख चाहती थी कि वो कभी उसके दिल की बात भी सुने, उसकी पसंद नापसंद में दिलचस्पी ले, मगर हर बार मायूसी होती। फिर भी उसके दिल को कमाल की संजीदगी, उसका रोब और धीमा लहजा बहुत पसंद था। ओ पुत्र, कमाले के लिए खाने का इंतज़ाम कर, वो थका हुआ आया है। गुलरुख अपने दिल को संभालते हुए आंखों की नमी छुपाती अंदर चली गई। खाने के बाद वो जल्दी अपने कमरे में चली गई, जबकि कमाल को पीर जलाल ने अपने पास बिठा लिया। तो फिर बता क्या सोचा है, किस बारे में। कमाल ने मोबाइल पर मैसेजेस चेक करते हुए बेनियाजी से कहा। अरे पुत्र, वही बात जो फ़ोन पर की थी। अब गुल 12वीं का इम्तिहान दे रही है, तुझे पता है हमारे गांव के आसपास कोई बड़ा कॉलेज नहीं, जितना पढ़ा लिया वो भी तेरी ज़िद पर। अब मैं अपने मरहूम भाई की जिम्मेदारी पूरी करना चाहता हूँ, गुल की शादी करनी है। बाबा, फिर आपने कोई लड़का देखा है, कमाल ने लापरवाही से पूछा। इस बार पीर जलाल के साथ चुप बैठी बेबे भी बोल पड़ी। क्या मतलब तेरा पुत्र, लड़का देखने की क्या ज़रूरत है, तू है ना, तेरी शादी गुल से करेंगे, तुझसे बेहतर कौन हो सकता है। बेबे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं। इस बार कमाल खुद पर काबू न रख सका। मैं और गुल शादी, बाबा ऐसा सोचना भी मत। कहाँ वो गांव की एफए पास, और कहाँ मैं मुस्तकबिल का एमबीबीएस डॉक्टर। अब सिर्फ 1 साल रह गया है मुकम्मल होने में। वैसे भी मेरा इरादा स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर मुल्क जाने का है। मेरा शादी का इरादा कम अज़ कम 2 साल तक का नहीं है। आप मेरा मशवरा माने और गुल की शादी यहीं गांव में किसी मुनासिब लड़के से कर दें। कमाल ने हतमी अंदाज में कहा। ये क्या कह रहा है तू कमाले, मैंने अपने मरहूम भाई से वादा किया था, अब कैसे अपने वादे से फिर जाऊँ। बाबा, वादा आपने किया था, वैसे भी मरने वालों की ख्वाहिशें जिंदा लोगों के अरमानों से बढ़कर नहीं होती। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया, ये जाने बगैर कि उसकी सफाकी और बेहिसी ने एक मासूम लड़की के दिल के चिराग बुझा दिए। न सिर्फ उसकी ख्वाहिशों का कत्ल हुआ, बल्कि उसे इतना हकीर जानकर उसकी इज्जत नफ्स भी रौंदी गई। रात गुलरुख बिलक बिलक कर रोती रही। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो आज ये नासाई और रसवाई मेरे हिस्से में ना आती। फिर कमाल के वालिद ने उससे शादी की बात दोबारा ना छेड़ी और वो मुतमईन होकर शहर वापस चला गया, जहाँ उसकी मोहब्बत रुबाब उसका बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। रुबाब गुलरुख की तरह ना सादा थी ना मासूम, लेकिन खूबसूरत ज़रूर थी, और सेठ निसार की इकलौती वारिस, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना सेठ निसार की अवलीन तरजीह थी। कमाल भी उसी की एक ज़िद और ख्वाहिश बन चुका था।
उसे उम्मीद थी कि रुबाब से शादी के बाद वो लंदन में अपनी स्पेशलाइजेशन मुकम्मल करके अस्पताल और कॉलेज का ख्वाब पूरा करेगा। उसके ख्वाबों में गुलरुख जैसी इंटर पास आम सी देहाती लड़की के लिए कोई जगह ना थी। चाहे वो जितनी भी हसीन और नाजुक मिजाज हो, ज़िंदगी सिर्फ खूबसूरती से नहीं चलती। रुबाब को पाकर उसके दिल में वालिदैन की ख्वाहिश को रद्द करने का मलाल भी जाता रहा। वो रुबाब के साथ बहुत खुश था, ये जाने बगैर कि कुदरत किसी मासूम का दिल तोड़ने पर कभी माफ़ नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम आनी। वालेकुम सलाम माय स्वीट हार्ट। आज का दिन कैसा गुजरा आपका? आनी ने उसे सीने से लगाते हुए पूछा। क्या बताऊं आनी, एकदम परफेक्ट था, मगर शुरू में थोड़ी बदमज़गी हो गई थी। उसे सुबह का वाकया याद आया तो मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ऐसा क्या हो गया था, हमें भी तो पता चले। आनी ने मोहब्बत से पूछा। रोमी ने सारी रौदात सुना दी, जिसे सुनकर वो हंसने लगी। आनी, आप भी हंस रही हैं? उस बदतमीज़ इंसान ने मेरी इंसल्ट की और बजाय गुस्सा होने के आप हंस रही हैं। रोमी ने मुंह बसोरते हुए शिकायत की। अरे नहीं चंदा, मुझे तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही है। बेचारी, तुमने हरकत ही ऐसी की कि उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही मजाक उड़ाता। आनी, दिस इज़ नॉट फेयर। ये कहकर वो पैर पटकती हुई अपने कमरे की तरफ चल दी। आनी को उसके अंदाज पर फिर से हंसी आ गई। इन्हें पता था कि अभी उसकी पसंद का मटर कीमा और गाजर का हलवा लंच में होगा तो उसका मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वो ऐसी ही थी, जल्द रूठने वाली और जल्द मान जाने वाली। उनकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा उनकी बेटी, उनकी दोस्त, हमराज और सब कुछ, उनका आखिरी रिश्ता जिसकी खुशी के लिए वो सब कुछ कर सकती थी। जैसे अभी स्कूल से थकी हारी आने के बावजूद उसके लिए लंच तैयार कर रही थी, क्योंकि इन्हें उसकी फ़िक्र थी। सुबह भी उसने जल्दी में कुछ नहीं खाया था। वाकई लंच में उसका दिल खुश हो गया। आई लव यू आनी, ये कहकर वो उनके गले लग गई और आनी को लगा उनकी सारी मेहनत वसूल हो गई। आनी, आपको सर जैदी का तो पता है ना? वैसे सारे प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, मगर जैदी साहब, उनकी क्या बात है, बिला वजह सब ने इतना डरा दिया था। पर वो तो बहुत नरम मिजाज और हैंडसम है। रोमी ने खुशी खुशी बताया। हाँ, थोड़े असूलों के सख्त है। क्लास में लेट आना और असाइनमेंट वक्त पर जमा ना होना उन्हें पसंद नहीं, मगर हमारी रोमी तो है ही ब्रिलियंट स्टूडेंट। तुम वक्त पर जाओगी और ध्यान से क्लास लोगी तो वो हमेशा तुम्हारे साथ शफीक और मेहरबान रहेंगे। आनी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हाँ ये तो है, वाकई में कोई फुल स्टूडेंट तो हूँ नहीं इस हारिस की तरह जो डांट खाता हो। मज़े से गाजर का हलवा खाते हुए उसने कहा, ये हारिस कौन है भाई? अरे वही डफर जिसका मैंने आपको बताया था। पता नहीं अपने आप को क्या अफलातून समझता है, उसने मुंह बनाकर कहा। और पता है, वो सरजैदी का बेटा है, इसीलिए तो जनाब की इतनी अकड़ है। आखिर मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन का साहिबजादा है ना। ओके, अब शाम में बात होगी। तुम भी बर्तन समेटो और आराम करो। मैं ज़रा स्कूल के नए प्रोजेक्ट का जायज़ा ले लूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया है। आनी ने बात समेटते हुए कहा। वो अपना ओ लेवल स्कूल चला रही थी, जिससे होने वाली आमदनी इन दोनों के लिए काफ़ी थी। फिर गांव की ज़मीनों से भी कुछ आमदनी आ जाती थी, जिसे वो उसकी मेडिकल तालीम और शादी के लिए बचा रही थी। सारा स्टाफ और स्टूडेंट्स उनकी खुश इखलाकी, खलूस और स्मार्ट मैनेजमेंट से बहुत खुश थे। ओके, ये कहकर वो अपने रूम में चली गई। रोमी भी बर्तन समेटकर अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही उसे सुबह वाला वाकया और हारिस की बातें याद आईं, तो वो एक बार फिर कुढ़ने लगी और यही सब सोचते सोचते वो नींद की वादी में चली गई। शाम में उसे उठकर कल के लिए नोट्स भी तैयार करने थे। वो पहले दिन से ही अपनी स्टडी में परफेक्ट रहना चाहती थी। कमाल, आखिर तुम अपने पेरेंट्स को मेरे डैड से मिलवाने कब लाओगे? फाइनल के फ़ौरन बाद वो मेरी शादी करना चाहते हैं और वो मेरे फुप्पोज़ाद में इंटरेस्टेड है, मगर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज़ तुम जल्दी करो, कम अज़ कम डैड को मेरी पसंद का तो पता चले। रुबाब ने कॉफ़ी का कप थामते हुए कहा। वो इस वक्त कमाल के साथ सीव्यू के सामने अपने पसंदीदा कैफ़े में मौजूद थी। वो आज कमाल से शादी के सिलसिले में फ़ाइनल बात करने आई थी। कमाल, जो किसी गहरी सोच में गुम था, उसकी बात सुनकर चौंक गया। हाँ, तुम परेशान ना हो। इस वीकेंड पर मैं गांव जाऊंगा तो बेबे से बात कर लूँगा। वैसे पिछली बार मैंने इन्हें अपने इरादे से बाखबर कर दिया था कि मैं शादी अपनी मर्ज़ी से करूँगा। कमाल ने उसे तसल्ली दी। मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी कज़न से शादी करना चाहते हैं। मुझे डर है कि वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल ना करें। रुबाब ने नखवत से कहा। ओह कम ऑन स्वीटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। कमाल सिर्फ तुम्हारा है। अगर मेरे बाबा ज़िद्दी हैं तो मेरी रगों में भी उनका खून है। जहाँ तक गुल की बात है, वो एक मासूम और बेज़रर लड़की है। तुम्हारा उसके साथ क्या मुकाबला? सो स्वीट हार्ट।
اپنے دل سے سارے خدشات نکال دو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ کمال نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا یقین دلایا تو رباب کے بے چین دل کو قرار آ گیا، مگر کمال کو اندیشہ تھا۔ اگرچہ اس کے پاپا گل رخ سے شادی کے انکار پر خاموش ہو گئے تھے، مگر یہ سن کر کہ وہ کسی شہری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ شاید نہ مانے، لہٰذا اس نے سوچا تھا کہ اس بار گل رخ کو مہرا بنائے گا اور اس سے کہلوائے گا کہ وہ خود کمال سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یوں بیبے کو قائل کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ رباب کے لیے راہ ہموار کر لے گا۔ یہ سب پلاننگ کر کے وہ اگلے ہفتے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ اوائل جنوری کی ایک اجلی خوشگوار صبح تھی، فضا میں تازگی اور سرور بھرا ہوا تھا۔ بیبے صحن میں چارپائی بچھائے گندم کی چھان پھٹک میں مصروف تھیں۔ ان کے سامنے گل رخ بیٹھی کنوؤں کو ٹوکری میں قرینے سے رکھ رہی تھی جو پیر جلال کو منڈی بھیجنے تھے کہ اچانک دروازے سے کمال کی آواز گونجی، السلام علیکم بیبے۔ وعلیکم السلام، خوش رہ پتر۔ اس بار تو بغیر بتائے آ گیا۔ جہاں ایک طرف وہ اس کی اچانک آمد پر خوش تھیں، وہیں گل رخ بھی اسے دیکھ کر چونک سی گئی۔ اس کی چھٹی حس کسی انہونی کا احساس دلا رہی تھی۔ بس بیبے، آپ لوگوں کی یاد آ گئی تو آ گیا۔ پہلے بابا تھوڑے ناراض ہو گئے تھے، سوچا چپکے سے آ جاؤ، فائنل کے بعد امتحانات کی تیاری میں وقت نہیں ملے گا۔ کمال نے وضاحت دی، اچھا پتر، تو جا کمرے میں آرام کر، میں روٹی پانی کا بندوبست کرتی ہوں جب تک تیرا بابا بھی آ جائے گا۔ ارے گل رانی، ذرا یہ سامان تو کمالے کے کمرے میں رکھا آ، بیبے نے سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں گل، تم رہنے دو، میں خود لے جاتا ہوں، لیکن کام نپٹا کر تم میرے کمرے میں آنا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کمال جلد از جلد اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا اور گل تو اس کے حکم پر ہی حیران رہ گئی۔ آج تک اس کی موجودگی میں وہ اس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، تو کیا انہیں اپنی پچھلی بار کی کہی گئی سخت بات کا احساس ہو گیا ہے؟ کیا وہ مجھ سے شرمندہ ہے؟ ہاں یہی بات ہے، شاید وہ مجھ سے بات کر کے اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نادان دل ایک بار پھر خوش فہمی کے پنڈولے میں جھولنے لگا اور وہ اسی سوچ میں گم گھبرائی اس کے کمرے میں آ گئی۔ ہاں آؤ گل، یہاں بیٹھو۔ کمال جو کھڑکی کے پاس کھڑا اس سے بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، اس کے آنے پر چونکا اور پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ وہیں اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کمال نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا، کیا اتنی بیوقوف سیدھی سادی لڑکی میرے ساتھ شریک حیات بن کر میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے؟ بابا نے بھی نہ جانے کیا سوچ کر اس کا میرے ساتھ نکاح طے کر دیا۔ اپنے خیال کو جھٹکتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور گل کا تو ایک ایک عضو اس کی طرف متوجہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل ابھی دھڑکنا بند کر دے گا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود پر قابو پایا۔ گل، ادھر میری طرف دیکھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کمال نے جھنجھلا کر کہا، جی میں سن رہی ہوں۔ اس بار بھی وہ لب کھولنے کی گستاخی نہ کر سکی۔ کمال کو بھی اس کی پرواہ کہاں تھی، اسے تو بس اپنا مسئلہ حل کرنا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہوگا کہ بابا تمہاری شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، اس نے اصل بات کا آغاز کیا۔ نہیں جی، اس نے حیرانی سے صرف اتنا ہی کہا، مگر گل میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ دیکھو تم خوبصورت اور معصوم ہو، مگر زمانے کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکتے، اور مجھے ایسی لائف پارٹنر چاہیے جو میرا ساتھ دے، میرے خوابوں کی تعبیر میں میرے ہم قدم رہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات کرتے ہوئے کمال کو محسوس ہوا کہ شاید وہ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہی۔ نہیں، ہاں میں سن رہی ہوں۔ گل رخ جس کا دل اس کی بات سن کر صدمے سے دوچار ہو گیا تھا، کچھ دیر پہلے جو خوش فہمی اسے خوشی دے رہی تھی وہ لمحوں میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں بمشکل باہر آنے سے روکے۔ بے شک اس کا دل اس کے بس میں نہیں تھا، مگر وہ اپنی انا اور خودداری اس سنگ دل اور خود غرض انسان کے لیے مجروح نہیں کر سکتی تھی، اور اپنے آنسوں اس کے لیے مزید بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ میں اپنی کلاس فیلو رباب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بابا راضی نہیں ہوں گے، کمال نے بے نیازی سے کہا، تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کمال سے ضبط سے پوچھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بیبے کو خود سمجھاؤ کہ تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے یقین ہے تمہاری بھی یہی خواہش ہوگی۔ دیکھو ہمارا کوئی جوڑ نہیں، ہماری سوچ اور خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس بے جوڑ شادی کی وجہ سے میرے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے، لہٰذا تم آج ہی بیبے سے بات کر کے اس قصے کو ختم کرو۔ یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے باہر نکل گیا۔
یہ دیखे बगैर कि अपनी आरज़ुओं की तकमील में उसने एक मासूम दिल में पलने वाली मोहब्बत के नाजुक पौधे को रोंद डाला है, जिसकी गुल ने बचपन से आबियारी की थी। अभी तो उस पर मोहब्बत के फूल भी नहीं खिले थे और उसने सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसे मुरझा डाला। गुलरुख बेबसी से रो दी। इस बार उसने अपने आंसुओं को बेदर्दी से बहने दिया, मगर उसका दिल अब भी उसकी हमायत कर रहा था। हाँ तो गुल, इसमें इतने दुख की क्या बात है? उसने कौन सा तुमसे कोई वादा या इजहार मोहब्बत किया था? ये तो तुम ही थी जो उसे दिल ही दिल में पूजती रही। वो तो बेकसूर है। और वो अपने दिल की हमायत पर एक बार फिर बेबस हो गई। फिर गुल ने किस तरह बेबे और बाबा को राज़ी किया, कमाल को इससे कोई मतलब नहीं था। उसके लिए तो यही काफ़ी था कि वो रुबाब के लिए रिश्ता ले जाने पर राज़ी हैं। फैसला तो वैसे भी कमाल कर चुका था। उनको ले जाना तो बस एक रस्मी कार्रवाई थी। फिर जलाल की जहां दीदा नज़रों और दूर अंदेशी ने कमाल के इरादों को भांप लिया था, लिहाजा उन्होंने अपने जवान बेटे की ख्वाहिश को मान लेने में ही अपनी इज्जत और भरम को बरकरार रखना चाहा। फिर गुल भी शादी के लिए राज़ी नहीं थी, तो ज़बरदस्ती का कोई फ़ायदा नहीं था। गुल रानी, बेबे ने उससे नज़र चुराते हुए कहा, आज हम शहर जा रहे हैं कमाले की बात पक्की करने। तू भी हमारे साथ चल, तुझे वैसे भी बुखार है, हमें तेरी फिक्र रहेगी। अरे बेबे, आप क्यों परेशान होती हैं? अब तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ। गुल, जो इस सदमे से निढाल हो गई थी, मुस्कुराकर बोली, क्योंकि इतना आसान नहीं होता अपनी पसंदीदा चीज़ किसी और के हवाले करना, मगर वो तो उसका था ही कब। उसने सोचा, मगर बेबे को तसल्ली देते हुए खुद को हशाश बशाश जाहिर किया। बेबे, मेरी फिक्र ना करें, आप आराम से जाएं, मैं यहाँ फूफो ज़ैनब के घर रुक जाऊँगी। वो कई दिन से बुला रही थी। बेबे कुछ कहते कहते रुक गई। उन्हें लगा कि गुल का ना जाना ही उसके हक में बेहतर है। वो जानती थी कि गुल बचपन से कमाल के साथ ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखती आई है, मगर अब उसकी खुशी के लिए अपनी ख्वाहिश का गला घोंट दिया। अच्छा धी, तो फिर थोड़ी देर में ज़ैनब के घर चली जाना। मैं तेरे चाचे को कहती हूँ वो छोड़ आए। अपना ख्याल रखना मेरी धी रानी, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे, तू हमेशा शादो आबाद रहे। ये कहकर वो ठंडी आहें भरती वहाँ से उठ गई। गुल भी बुझे दिल के साथ फूफो ज़ैनब के घर जाने की तैयारी करने लगी। वो संगदिल तो इतना बेखबर था कि अपनी ख्वाहिश पूरी होने के बाद पीछे पलटकर उसकी खैरियत तक पूछना गवारा ना किया। एक हफ्ते बाद बेबे और चाचा वापस आए तो काफ़ी चुप चुप थे। क्या हुआ बेबे, ले आई अपने कमाल की दुल्हन? गुल ने दिल्ली कैफियत छुपाते हुए खुश दिली से पूछा। अरे बस, हमें तो ऐसे ही बुलाया था, सब कुछ तो कमाले ने पहले से तय कर रखा था। उसकी बीवी बड़ी तेज़ कुड़ी है, हमसे तो ऐसा सलूक कर रही थी जैसे हम कमाल के माँ बाप नहीं मोहल्लेदार हों। पता नहीं कमाले को इसमें क्या नज़र आया। बेबे, जो एक हफ्ते से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, उसके पूछते ही एकदम फट पड़ी। अरे कमाले की माँ, दिल छोटा ना कर, तेरा पुत्र खुश है ना, हमें और क्या चाहिए, बस अल्लाह उसके सारे ख्वाब पूरे करे, चाचा ने बेबे को दिलासा देते हुए कहा और बाहर चले गए। बेबे, क्या वो बहुत खूबसूरत है? गुलरुख ने यासिया से पूछा। अरे क्या खाक खूबसूरत है, बस बाप की दौलत का गरूर है महारानी को। फिर डॉक्टर भी बन गई है, कह रही थी आप लोग अब कमाल की फ़िक्र ना करें, ये बच्चा नहीं रहा, अपना भला बुरा समझ सकता है। अगले महीने फ़ाइनल इम्तिहान के बाद हम अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ हम वो क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन। बेबे, गुल ने जल्दी से उनकी मुश्किल आसान की। हाँ हाँ वही, अब तो हम अपने पुत्र की शक्ल देखने को भी तरस जाएंगे। हाय, मेरा इकलौता पुत्र है, कमाले ने ये अच्छा नहीं किया। तुझ जैसी सोहनी धी को छोड़कर देखना, वो एक दिन पछताएगा, बेबे ने उदासी से कहा। गुल तड़प कर रह गई। बेशक इस संगदिल ने उसका दिल तोड़ा था, उसकी मोहब्बत की तौहीन की थी, मगर आज भी उसका दिल सिर्फ उसी के नाम पर धड़क रहा था। वो आज भी उसकी हर दुआ में शामिल था। अल्लाह ना करे बेबे, जो होना था हो गया, वैसे भी ये सब किस्मत के फैसले होते हैं, शायद उसका और मेरा मिलन ही नहीं था। बस अब वो जहाँ रहे खुश रहे, मुझे इससे या आप लोगों से कोई गिला नहीं। गुल ने बेबे का हाथ थामते हुए कहा। वो अपने प्यारों को अपनी वजह से परेशान नहीं देख सकती थी और बेबे इस साबिर लड़की को देखकर रह गई और उसके अच्छे नसीब की दुआ करने लगी। फिर पता चला कि कमाल अमेरिका चला गया है। शुरू शुरू में उसका फ़ोन और ख़त आता रहा, मगर फिर ऐसा ऐसा इस मशीनी ज़िंदगी ने उसके जज्बात भी बर्फीले कर दिए। वो ये भूल गया कि उसके वही बूढ़े माँ बाप जिनकी दुआओं से आज वो इस मुकाम पर था, उनकी आंखें आज भी उसकी राह तक रही हैं। गुलरुख के कई रिश्ते बिरादरी से आए, मगर वो उसके जोड़ के ना थे। फिर गुलरुख ने शादी से इनकार कर दिया और गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगी और प्राइवेट बीए की तैयारी भी शुरू कर दी। इसमें फूफो ज़ैनब के बेटे सजावल भाई, जो शहर में एक फैक्ट्री में काम करते थे, ने उसकी बहुत मदद की। वो उसे कमाल को दिखाना चाहती थी कि वो इतनी भी बेमैनी नहीं।
वो ज़िंदगी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। मोहब्बत में महबूब की तरफ से मिलने वाली नारसाई और बेवफाई का दुख इंसान को बहादुर बना देता है, और यही गुलरुख के साथ हुआ था। रुमैसा को कॉलेज जाते हुए 2 महीने हो चुके थे। वो अब काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुकी थी। उसकी बहुत सी क्लास फेलोज से दोस्ती हो गई थी, और तमाम प्रोफेसर्स, ख़ास तौर पर सर जैदी की वो हर दिल अजीज़ तालबा थी। जिस तरह वो उनके लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस तैयार करती थी, वो उससे बेहद खुश थे। आज वो 2 दिन बाद कॉलेज आई थी। हेलो तहरीम उसे देखकर खुश हो गई। हाय, कैसी हो रूमी अब? तहरीम ने उससे गले मिलते हुए पूछा। मैं अब ठीक हूँ, बस हल्का सा फीवर और खांसी थी, मगर तुम्हें पता तो है आनी का। उन्होंने मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं दिया। आज भी बड़ी मुश्किल से इन्हें तसल्ली देकर आई हूँ, क्योंकि तुमने बताया था कि आज सर आदिल हमें सेंटोरियम विज़िट के लिए लेकर जाएंगे, जहाँ हमें टीबी से मुतल्लिक अलामात, तशख़ीस और उसके इलाज पर रिपोर्ट तैयार करनी है। मगर यार, मसला ये है कि मेरे पास तो 2 दिन के लेक्चर्स ही नहीं है, फिर मैं कैसे फ़ॉलो करूँगी? रोमी ने बेचारगी से कहा। हाँ, ये तो वाकई मसला है, क्योंकि तुम्हें पता है सर आदिल का जितनी तेज़ी से वो ट्रांसपेरेंसीज चेंज करते हैं, वो बंदा नोट ही नहीं कर पाता। अब क्या करें? तहरीम को भी फ़िक्र लाहक हो गई। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? उसी वक्त हारिस उनके पास आ गया। अली भी उसके साथ था। हारिस को देखकर रुमैसा का मूड जैसे बदला। तहरीम और अली ने ये बात फ़ौरन नोट की, मगर हारिस ने रुमैसा को नज़रअंदाज करते हुए तहरीम से पूछा, और आज की विज़िट की मुकम्मल तैयारी है ना? इसी सवाल ने तहरीम को अपना मसला बताने का मौका दे दिया। रुमैसा के लाख घूरने के बावजूद उसने परवाह न की और वहाँ से वॉकआउट कर गई। अरे, इसे क्या हुआ? हारिस ने हैरानी से पूछा। उसे छोड़ें, वो तो है ही बेवकूफ़। आप बताएं, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? तहरीम को रोमी पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर इस वक्त वो अपनी पोजीशन ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि हारिस के पास तमाम लेक्चर्स अप टू डेट होते हैं। ओह वेल, अगर आप कहें तो मैं अपने नोट्स की कॉपी आपको दे देता हूँ। मगर आपकी वो दोस्त, हारिस ने आखिर में दूर खड़ी रुमैसा पर नज़र डालते हुए कहा। उसकी फ़िक्र ना करें, बस आप ये काम कर दें, हमारी बहुत बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बिल्कुल जी, अली 15 मिनट में आप तक नोट्स पहुंचा देगा। ये कहकर उसने एक बार फिर दूर खड़ी रुमैसा पर सरसरी मगर भरपूर नज़र डाली और चला गया। ये क्या बदतमीज़ी थी रोमी? एक तो वो हमारी मदद कर रहा था, और तुमने इतने बुरे रवैये का मुजाहरा किया। क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में? तहरीम ने उसके करीब आकर उसकी क्लास लेते हुए कहा। रोमी, जो खुद अपनी बदसलूकी पर शर्मिंदा थी, कहने लगी, तेरे रवैये के बावजूद उसने हमारी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी, वरना कोई इतनी आसानी से अपने तैयार करदा नोट्स किसी से शेयर नहीं करता। मगर वही अजली लापरवाही। तुम तू किसने कहा था तो तुम्हें एहसान लेने का? मैं कुछ ना कुछ कर लेती। अच्छा मोहतरमा, तो ठीक है, मैं उसे मना कर देती हूँ कि आइंदा रुमैसा को अना कि किसी का एहसान लेना गवारा नहीं। तहरीम ने उसके ढीठपन पर गुस्से से कहा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब उसने दे ही दिया है तो वापस करने की क्या तुक बनती है? वैसे डेयर मानो या ना मानो, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप ऐसे ही तो ब्यूटी क्वीन है ना कि हर कोई आपके लिए दिल हथेली पर रखे फिरता है। जवाब तहरीम के बजाय पीछे से आया। दोनों चौंक कर पीछे देखने लगी। वहाँ हारिस उनके लिए लेक्चर्स की फ़ोटो कॉपी लिए खड़ा था। अली को कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था, लिहाजा हारिस खुद आ गया, क्योंकि वो अपनी कमिटमेंट का पक्का था। हर एक के साथ उसका रवैया दोस्ताना, ख़ास तौर पर लड़कियों के साथ काबिल एहतराम था। मगर रुमैसा की बात ने उसका दिल जला दिया था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और पेशानी की रगें शिद्दत जब से उभर आई थी। मिस रुमैसा, मैं आपकी इस बात का जवाब बहुत अच्छी तरह दे सकता था, मगर सनफ़े नाजुक का एहतराम करना मेरी तरबियत है, चाहे वो आप जैसी सरफिरी लड़की ही क्यों ना हो। मगर अपनी फितरत और तरबियत की वजह से आपकी इज़्ज़त करने पर मजबूर हूँ। लेकिन कीप योर माइंड, आइंदा सोच समझ कर बोलिएगा। ऐसा ना हो कि आपका ये गरूर और नाम निहाद अना आपके लिए किसी पछतावे का बाइस बन जाए। ये कहकर वो नोट्स तहरीम के हाथ में थमाकर वहाँ से लंबे लंबे डग भरता चला गया। रूमी तो पहले ही शर्मिंदा थी। उसकी बात सुनकर वो नज़र उठाने के काबिल भी नहीं रही। तहरीम को उसकी हालत पर रहम आ गया। इट्स ओके यार, तुम भी तो हमेशा जल्दी गुस्सा कर जाती हो। मान लो कि वो शरीफ इंसान है। तुम खुद बताओ, इन 2 महीनों में कभी उसे किसी लड़की के साथ फिरते देखा? उसके ग्रुप में सिर्फ लड़के होते हैं। हालांकि उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी और जहानत पर हर लड़की फ़िदा है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, रूमी ने आयशा से कहा, तो तहरीम ने उसे मज़ीद शर्मिंदा करना मुनासिब ना समझा। विज़िट के दौरान रूमी ने नोट किया कि हारिस ना सिर्फ उसके साथ बल्कि सबके साथ यकसा कोऑपरेटिव और फ्रैंक है, मगर एक हद में रहकर वो सनफ़े मुखालिफ से खुद ही फासले रखता था। कुछ अपनी शर्मिंदगी और फिर तहरीम की बातों की वजह से उसका दिल हारिस के लिए साफ़ हो गया था।
اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے پچھلے رویے کی معافی مانگ لے گی۔ واپسی پر اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے حارث کو مخاطب کیا، جی میم، اب مجھ خاکسار سے کیا خطا ہو گئی؟ یا ابھی میری شخصیت کا کوئی منفی پہلو باقی ہے؟ شاید مجھے خود بھی معلوم نہ ہو، جتنا آپ نے مجھے صرف 2 مہینے میں جان لیا۔ حارث نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تحریم اسے پہلے ہی رومی کی ندامت اور شرمندگی سے آگاہ کر چکی تھی۔ دل صاف ہو چکا تھا، مگر اس کے معصوم اور خوبصورت چہرے پر نظر پڑتے ہی شرارت سے باز نہ آیا۔ سنجیدہ لہجے میں بولا تو رومی ایک بار پھر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہ مسٹر حارث، مجھے آپ سے سوری کہنا تھا۔ دراصل پہلے دن آپ کا امپریشن مجھ پر غلط پڑا۔ مجھے لگا آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، پھر بنا سوچے سمجھے میں نے آپ کو الٹا سیدھا سنا دیا، مگر آنی نے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا۔ میں ہر بار سوچتی تھی آپ سے معذرت کر لوں، مگر پتہ نہیں کیوں آپ کو دیکھ کر ہر بار روڈ ہو جاتی تھی۔ وہ معصومیت سے چہچہا رہی تھی، بہتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت حارث کو وہ رومیسا بالکل مختلف لگی، جو ہمیشہ لاپرواہ اور مغرور نظر آتی تھی۔ حارث نے اپنی بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، مگر خیال رکھنا یہ تعلیمی ادارہ ہے، یہاں ہم سب کلاس فیلوز فیملی ممبرز کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ نے میری سوری ایکسیپٹ کر لی نا؟ رومی نے جلدی سے کہا۔ مگر ایک شرط ہے۔ رومی نے چونک کر پوچھا، جی کیسی شرط؟ آپ کو ہمارا گروپ جوائن کرنا ہوگا، یعنی اب ہم دوست ہیں۔ حارث نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جسے رومیسا نے معصومیت سے تھام لیا، یس وی آر فرینڈس۔ اور حارث اس کی معصومیت پر ہنستا چلا گیا۔ یہ لڑکی پہلے دن ہی اس کے دل کے دروازے پر دستک دے گئی تھی، جس کی اسے خود بھی خبر نہ تھی۔ بدگمانی کے بادل چھٹے تو سب کچھ حسین لگنے لگا۔ اس طرح ان کے گروپ میں رومیسا اور تحریم کا بھی اضافہ ہو گیا، جس پر کچھ لڑکیوں نے رشک کیا اور کچھ نے حسد بھری نظروں سے دیکھا، مگر انہیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ رومیسا اور حارث دونوں ذہین تھے، اور ان کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں حارث کی سیکنڈ اور رومیسا کی فرسٹ پوزیشن آئی۔ حارث جو ہر میدان میں نمبر 1 آتا تھا، یہاں نمبر 2 ہو کر بھی بہت خوش تھا، کیونکہ نمبر 1 آنے والی اب اس کے دل کی متاع جان تھی۔ آج وہ پہلی بار اس کے گھر اسے وش کرنے جا رہا تھا۔ علی نے مشورہ دیا تھا کہ اسے کسی ریسٹورنٹ میں وش کرے، مگر اسے یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کا کوئی اسکینڈل بنے، جسے شاید ابھی تک یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ حارث کے دل کی بلا شرکت بغیر مالک بن چکی ہے۔ کئی بار دل چاہا کہ اظہار محبت کرے، مگر اس کی معصومیت اور بھول پن ہمیشہ حارث کو روک دیتا۔ مگر آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے بتائے گا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے۔ اس کی صبح رومیسا کو دیکھ کر روشن ہوتی ہے، اس کے دن کا آغاز اس کی خوبصورت آواز سے ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ نہ ہو کر بھی خوشبو کی طرح ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو آنی نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک خوبرو نوجوان کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ السلام علیکم آنی۔ وعلیکم السلام بیٹے، سوری میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آنی کو چہرہ کچھ شناسا سا لگا۔ انہوں نے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی میں رومیسا کا کلاس فیلو حارث ہوں، میں اسے اس کی پوزیشن پر وش کرنے آیا ہوں۔ اوہ اچھا، اندر آؤ بیٹے، رومی نے تمہارا ذکر کیا ہے، انہوں نے شفقت سے کہا۔ حارث کی جھجک دور ہوئی، وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ آنی رومیسا کو بلانے چلی گئی۔ حارث نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گھر سادہ تھا، مگر ہر چیز قنینے سے رکھی ہوئی تھی۔ ایک فریم پر نظر پڑی جس میں رومیسا ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ مسکراتی یا اس کا ہر روپ اسے دل فریب لگتا تھا۔ ارے مسٹر حارث، ہمارے غریب خانے میں تشریف لائے ہیں۔ واہ بھائی، رومیسا کی چہکتی آواز سن کر حارث نے مسکرا کر دیکھا۔ آنی، یہ حارث ہے، سرزیدی کا بیٹا اور میرا کلاس فیلو، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا وہی حارث جو بقول تمہارے اکڑو، بدتمیز اور مغرور ہے، جو خوبصورت لڑکیوں سے بلا وجہ فری ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ آنی نے شرارت سے سرگوشی کی۔ آنی پلیز، وہ پرانی باتیں ہیں جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، اب یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، پلیز میری انسلٹ مت کروائیں۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ رومیسا نے دھیمی آواز میں ناراضگی سے کہا۔ حارث یہ سب سن کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، مگر ظاہر نہ کیا۔ وہ اسے مزید شرمندہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا بیٹے، تم لوگ باتیں کرو، میں تم لوگوں کے لیے کافی بناتی ہوں، بلکہ میں نے رومی کی کامیابی کی خوشی میں خود کیک بیک کیا ہے، وہ بھی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ رومیسا نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ میں تمہارے لیے بوکے لے کر آیا ہوں۔ حارث نے خوبصورت بوکے، ٹیڈی بیئر اور ایک تحفے کا پیکٹ اس کے حوالے کیا۔ واؤ یار، تم نے تو خاصا خرچہ کر ڈالا، جبکہ تم نے بھی پوزیشن لی ہے اور میں نے تمہیں کوئی گفٹ نہیں دیا۔ رومیسا نے پھولوں کی خوشبو میں سانس لیتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ حارث اس کی اس ادا پر قربان ہو گیا۔ کوئی بات نہیں ڈیئر،
यूँ समझ लो कि मेरा गिफ्ट तुम पर उधार रहा। थैंक्स अलॉट हारिस, तुम बाकी बहुत अच्छे दोस्त हो। अच्छा जनाब, गिफ्ट मिलने के बाद आपको हमारी अच्छाई का अंदाज़ा हो रहा है, हारिस ने शरारत से कहा। रोमी उसकी बात समझकर बेसाख्ता हंस दी। हारिस को ऐसा लगा जैसे नकरई घंटियां उसके कानों में बजने लगीं। वो उसकी हंसी के सहर में खो गया। फिर आनी आ गई और उन्होंने सबके लिए कॉफ़ी और केक लाए। हारिस ने 2 घंटे खुशगवार वक्त गुजारा। आनी से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा कि वो पहली बार उनसे मिल रहा है। यार यकीन करें, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वरना मैं आते हुए थोड़ा डर रहा था। मेरी वालदा बचपन में इंतकाल कर गई थी। माँ जैसा प्यार आज आपसे मिला तो दिल को अपनायत का एहसास हुआ, हारिस ने दिल से कहा। आनी उसकी सादत मंदी पर मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं बेटे, तुम मेरे लिए रोमी की तरह हो, जब दिल चाहे आ जाया करो। ओह आनी, ये फाउल है, यानी अब आपकी मोहब्बत में ये मौसूफ भी शामिल हो गए, रोमी ने मसनूई खफगी से कहा। आनी और हारिस दोनों उसके बचपने पर हंस दिए। फिर हारिस बहुत सी खुशगवार यादें अपने साथ लेकर वापस घर आ गया। घर आकर तुरंत में बोला, पापा आप अभी तक जाग रहे हैं? बरखुरदार, जिसका जवान बेटा इतनी देर घर से बाहर रहे उसे नींद कैसे आ सकती है? शहर के हालात का तुम्हें अंदाज़ा है, तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। उन्होंने सर्जनिश की। हारिस शर्मिंदा हो गया। बस आज दिल बहुत खुश था, एक दोस्त के घर चला गया था। अच्छा, वो दोस्त कहीं रुमैसा तो नहीं? पापा की बात सुनकर हारिस चौंक गया। पापा, आपको कैसे मालूम? बेटे, मैंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम कब खुश होते हो, तुम्हारी पसंद नापसंद मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? वैसे सिर्फ दोस्त है या फिर जो मैं समझ रहा हूँ वही है? ओह पापा, जब सब जानते हैं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आफ्टर ऑल मैं मशरकी लड़का हूँ। हारिस ने शर्मा कर कहा। नाइस बॉय। तो फिर कब जा रहे हैं उसके घर? घर? क्यों? अरे उसके रिश्ते की बात करने, और क्यों? ओह पापा, आप भी ना इतने बड़े हार्ट सर्जन हैं, मगर ये नहीं समझ सकते कि पहले उसे अपने दिल की बात तो बता लो। यानी बरखुरदार, आपकी मोहब्बत एक तरफा है। चलो बेस्ट ऑफ लक, जब मदद की ज़रूरत हो याद कर लेना। ये कहकर वो स्टडी रूम में चले गए और हारिस अपने कमरे में आकर बेड पर गिर गया। आंखें बंद होते ही रुमैसा का हसीन चेहरा सामने आ गया। जाने वो तोहफा देखकर मेरी फीलिंग समझ पाई होगी या नहीं, यही सोचते हुए उसने बेकरारी से उसे फ़ोन कर डाला। दूसरी तरफ से उसकी खनकती हुई आवाज़ आई, कहो, इतनी रात को फ़ोन, खैरियत? रोमी ने थोड़ा उलझकर पूछा। बस ये पूछने के लिए मैडम कि आपको खाकसार का तोहफा पसंद आया? जी बिल्कुल पसंद आया है, रोमी ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। वो अभी तक हारिस का दिया हुआ गोल्ड ब्रेसलेट ही देख रही थी। उसे देखकर उसके जज्बात अजीब से हो रहे थे कि अचानक उसका फ़ोन आ गया। सिर्फ तोहफा या इसमें छुपे मेरे जज्बात भी? हारिस ने गहरे लहजे में पूछा। रोमी तो उसके अंदाज़े मुखातिब से ही घबरा गई। जी क्या मतलब? हारिस, ओ नादान लड़की, तुम्हें बाकी ज़रा भी एहसास नहीं कि तुम्हारे लिए मेरे जज्बात कितने ख़ास हैं? हारिस ने एक बार फिर उसे मुश्किल में डाल दिया। रोमी को लगा जैसे उसकी सांस रुकने लगी हो। बोलो रोमी, तुम सुन रही हो ना? हारिस ने बेचैनी से पूछा। हाँ मैं सुन रही हूँ। तो फिर जवाब दो। तुमने कहा था ना कि तुम भी मुझे गिफ्ट दोगी, तो तुम्हारा इकरार मोहब्बत ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। प्लीज़ रोमी, कुछ तो कहो। तुम्हारी एक हाँ मेरी ज़िंदगी में नई रूह फूंक देगी। हारिस की आवाज़ में जज्बा भरपूर था। रोमी तो उसकी मोहब्बत पर ही सरशार हो गई। मैं क्या कहूँ? अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का शुरू से अंदाज़ा था, फिर? क्या? क्या कहा तुमने? नहीं, अंदाज़ा था। और ओह रोमी मेरी जान, तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दे दी है। काश इस वक्त तुम्हारा शर्माया हुआ चेहरा देख सकता। उसकी आखिरी बात पर वो वाकई शर्म से गुलनार हो गई। अच्छा मिस्टर हारिस, अब ज़्यादा फ्री ना हो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, उसने जल्दी से खुद इत्तमादी से कहा। हारिस हंस पड़ा और रोमी ने तेज़ी से कॉल मुनक़ता कर दी। मगर अब हारिस को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वो अब मोहब्बत के सफ़र का अकेला मुसाफिर नहीं रहा। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो हरीम और अली को हारिस के साथ किसी बात पर उलझते पाया। अरे क्या मसला है? तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? उसके इतना कहते ही अली और तहरीम की तोपों का रुख उसकी तरफ हो गया। अदाए मासूमियत तो देखो, जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं, तहरीम ने जलकर कहा। और नहीं तो क्या, जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अली ने भी लुकमा दिया। वो वाकई हैरान रह गई और सवालिया नज़रों से हारिस को देखा, जो कंधे उचका कर रह गया। तहरीम यार पहेलियाँ ना बुझवा, साफ साफ बताओ क्या बात है? रुमैसा ने झुंझला कर कहा। वाह, दौरे हाजिर के रोमियो जूलियट खुद ही मोहब्बत के अहदो पमा बांध आए और हमें खबर ही नहीं। तहरीम ने घूरते हुए कहा। अब की बार रोमी को सारी बात समझ आ गई। उसने हारिस को घूर कर देखा। तो मिस्टर, ये आपकी कारस्तानी है। मैंने कब कहा था कि? कहते कहते वो रुक गई, क्योंकि उसे लगा वो कुछ गलत कहने वाली है। तहरीम और अली ने बैक वक्त कहका लगाया। वो उनकी शरारत समझ चुकी थी। हटो परे, मुझे नहीं पता, इससे पूछो जिसने सुबह सुबह तुम दोनों को मेरे पीछे लगा दिया।
ارے رومی، ہم تو مذاق کر رہے تھے، تحریم نے فوراً معذرت کی کیونکہ اسے رومی کے بگڑنے کا اندازہ ہو چکا تھا۔ رومی نے شان بے نیازی سے کہا۔ حارث اس کی معصومیت پر فدا ہو گیا۔ اس وقت وہ دھانی رنگ کی کرتی اور ٹراؤزر میں واقعی معصوم بہار کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میک اپ یا جویلری نہیں پہنتی تھی، بس ایک بریسلٹ پہنتی تھی، اس لیے حارث نے بھی اسے بریسلٹ ہی دیا تھا۔ اسی لمحے جب رومی کی نظر حارث پر پڑی وہ نظریں چرا گئی۔ بے شک وہ خود اعتماد تھی، مگر اندر سے وہی شرمائی مشرقی لڑکی تھی۔ یہی اس کی معصومیت تھی جو حارث کے دل کو اس سے باندھ گئی تھی۔ پھر حریم اور علی کے اصرار پر یونیورسٹی ٹائم ختم ہونے کے بعد وہ عثمانیہ گئے جہاں ٹریٹ دی گئی۔ واپسی پر حارث رومی کو خود گھر چھوڑنے آیا۔ تھینک یو رومی، حارث نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کس بات کا؟ رومی نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے لیے، حارث نے اس کی شفاف درمیانی کلائی میں بندھے بریسلٹ کی طرف اشارہ کیا۔ رومی نے گھبرا کر ہاتھ چھپا لیا۔ حارث اس حرکت پر مسکرا دیا۔ ویسے تم شرمائی وہ رومی نہیں لگتی جو ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتی تھی، اس نے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ اور وہ واقعی چڑ گئی۔ کیا مطلب؟ میں لڑتی ہوں اور خود جو ہر وقت طنز کرتے تھے ہلاکو کے جانشین نہ ہو۔ رومی نے بھی حساب برابر کیا۔ حارث کو وہ روٹھی ہی بہت پیاری لگی۔ اس نے طے کر لیا کہ آج ہی پاپا سے رومی کی بات کرے گا۔ ویسے بھی پاپا کو اس کے پسند کا اندازہ تھا اور رومی ان کی ہر دل عزیز اسٹوڈنٹ تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا۔ آنی بھی اس کی بہت قدر کرتی تھیں، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ دونوں جلد ہی ایک ہو جائیں گے۔ کم از کم منگنی تو کروا ہی لی جائے، شادی چاہے ہاؤس جاب کے بعد ہو، اس طرح وہ اس کے نام ہو جائے گی تاکہ کوئی اور اس معصوم گڑیا کو اس سے چھین نہ سکے۔ ارے کہاں کھو گئے جناب، گھر آ گیا ہے، رومی نے ہنستے ہوئے کہا۔ حارث چونک کر بولا، ہاں، تمہارے ساتھ وقت اتنی جلدی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ رومی اپنا روٹنا بھول گئی اور مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ حارث بھی ہنستا ہوا اس کے پیچھے ہی اندر آیا۔ السلام علیکم آنی، دونوں نے بیک وقت کہا۔ آنی جو کچن میں تھیں آواز سن کر باہر آئیں۔ وعلیکم السلام میرے بچوں، لگتا ہے آج خوب آؤٹنگ کی ہے جو اتنی دیر ہو گئی، انہوں نے حارث کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک دن میں ہی وہ ان کے دل کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ان کا دل انجانی راحت سے بھر جاتا تھا۔ وہ دراصل علی اور تحریم ہماری پوزیشن کی خوشی میں ٹریٹ مانگ رہے تھے، اس لیے واپسی پر ہم عثمانیہ چلے گئے۔ اب رومی کو چھوڑنے آیا، سوچا آپ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ 18 گھنٹے ہو گئے ہیں نا، بیوٹی کو دیکھے ہوئے آپ کی کمی محسوس ہو رہی تھی، امید ہے میرا یوں دوبارہ آنا آپ کو برا نہیں لگا۔ حارث نے مسکراتے ہوئے ایک خوبصورت کیک ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ آنی اس کے انداز پر خوش ہو گئی۔ رومی کو وہ لمحہ بہت خوبصورت لگا، آنی کو اس طرح کھل کر ہنستے ہوئے اس نے بہت کم دیکھا تھا۔ تھینک یو حارث، تم نے صرف میرے ساتھ نہیں آنی کی زندگی کو بھی خوبصورت بنا دیا ہے، انہیں مسکرانا سکھا دیا ہے۔ وہ اب تنہائی کے خول سے باہر آ رہی ہیں۔ رومی نے دل میں سوچا، آنی، کیا آپ کے گھر آنے والے مہمانوں کو چائے بھی نہیں پلائی جاتی؟ ذرا محترمہ کو بھی کچھ سلیقہ سکھائیں، آخر انہوں نے اگلے گھر جانا ہے۔ حارث نے پھر شرارت کی۔ آنی ہنسنے لگیں۔ آنی اب بھی فاؤل کھیلتی ہیں، یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ ہنس رہی ہیں۔ رومی نے منہ بنایا تو آنی، کیا میں نے غلط کہا؟ ساری زندگی تم آنی کے سر پر سوار رہو گی؟ ارے تمہیں رخصت کر کے میں ان بیوٹیفل لیڈی سے اپنے نخرے اٹھواؤں گا، بس پھر ہم دونوں ہوں گے، تم جا کر اپنے شوہر کی خدمت کرنا۔ حارث نے ایک بار پھر شرارت سے کہا اور اس بار تو رومی بالکل ہی تپ گئی۔ ارے مسٹر، بے فکر ہو، میں کہیں نہیں جانے والی، ساری زندگی تم دونوں کے ساتھ رہوں گی۔ اوہو، یعنی ساری زندگی میرے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے؟ حارث نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ اپنی بے ساختہ کہی گئی بات پر جی جان سے شرمندہ ہو گئی اور جلدی سے چائے بنانے کچن کی طرف چلی گئی۔ اپنے پیچھے اسے حارث کے ساتھ ساتھ آنی کی زندگی سے بھرپور کہکا سنائی دیا۔ وہ خود بھی مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد آنی مغرب کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ حارث کچن میں اس کے پاس آ گیا اور کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر اسے رات کے کھانے کی تیاری کرتے دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ بالکل گھریلو عورتوں جیسی لگی، اپنے ارد گرد سے بے نیاز۔ حارث کو وہ بہت پیاری لگی۔ اسے لگا اس لڑکی کا ہر روپ ایک انوکھا سحرتاری کرنے والا کشش رکھتا ہے۔ رومی، ایسے حارث کی محبت میں ڈوبی گمبھیر آواز سنائی دی۔ رومی کا دل ایک انوکھی لے پر دھڑکنے لگا۔ بغیر مڑے اس نے جواب دیا، رومی ادھر میری طرف دیکھو۔ حارث نے اسے شانوں سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ رومی، کیا تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جتنی میں تم سے؟ کیا تمہیں بھی وہی سب کچھ فیل ہوتا ہے جو مجھے ہوتا ہے؟ حارث نے اس وقت ایک بار پھر اس کی جان مشکل میں ڈال دی۔ وہ لاکھ لاپرواہ اور بولڈ ہو، مگر اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنے دل میں پھوٹنے والے نئے محبت کے شگوفوں کو لفظوں کی شکل دے، کیسے اس کے دل کو یقین کی مہک عطا کرے۔ مگر بہرحال اسے حارث کو مطمئن تو کرنا ہی تھا۔ حارث، کیا ضروری ہے کہ ہم زبان سے ہی اظہار کریں؟ کیا تمہیں میرے چہرے اور آنکھوں میں چھپے جذبوں کی سچائی کے رنگ نظر نہیں آتے جو صرف اور صرف تمہارے لیے میرے دل میں ہے؟
रोमी ने जज्ब से आंखें बंद करते हुए कहा, अच्छा तो रोमी साहिबा भी हमसे मोहब्बत करने लगी हैं। बकौल आपके अक्सर वो सर फिरा। और क्या तुमने आनी को मेरे बारे में बताया था जो वो कल कह रही थी? हारिस ने उसे तंग करते हुए कहा। हारिस तुम बहुत बदतमीज़ हो। तुम्हें तो बस हर वक्त मुझे शर्मिंदा करना होता है। वो तो तुम्हारे पहले दिन के ऑपरेशन का असर था। रोमी कहते कहते एकदम सर झुका गई। मगर अब तो बोलो ना रोमी, अब तो क्या? हारिस ने शरारत से कहा, अब तो तुम और भी बदतमीज़ हो गए हो। पता नहीं आनी पर क्या जादू कर दिया है जो तुम्हारी तारीफ़ें करती रहती हैं। उनके सामने तुम कितने शरीफ और फरमाबरदार बने रहते हो। रोमी उसकी शरारत समझ गई थी, लिहाजा उसी के अंदाज में लापरवाही से जवाब दिया। हारिस उसकी बात बदलने पर बेसाख्ता हंस पड़ा। रोमी की हंसी भी उसमें शामिल हो गई। फिर आनी ने हारिस को रात का खाना खाए बगैर जाने नहीं दिया। थैंक यू स्वीटी। गेट पर हारिस ने रोमी की तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहा, किस बात का? रोमी ने हैरानी से पूछा, मेरी पसंदीदा डिशेस बनाने का। तुम्हें मेरी पसंद का कितना ख्याल है। वैसे भी कहते हैं कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। उसने रोमी की छोटी सी नाक को दबाते हुए कहा। जाते जाते भी वो उस पर जुमला जिस्पा करना ना भूला। रोमी दांत पीसकर रह गई, मगर उसे भी हारिस का यूँ अपने लिए अपनायत जताना बहुत अच्छा लगा। 2 दिन बाद वो आनी के स्कूल के प्रोजेक्ट की वजह से कॉलेज नहीं जा सकी। आनी थकी हुई आई थी, लिहाजा रोमी ने 2 दिन कॉलेज से छुट्टी लेकर घर पर रहना ज़रूरी समझा ताकि वो स्कूल से आकर आराम कर सकें। फ़ोन पर वो हारिस और तहरीम से लेक्चर्स वगैरह डिस्कस कर लेती थी। आज जब वो कॉलेज पहुंची तो तहरीम और अली के पास उसके लिए एक गुड न्यूज़ थी। उनके सीनियर्स जो इस साल MBBS मुकम्मल करके पास आउट हो रहे थे, उनके एजाज़ में उनकी जूनियर क्लास एक ग्रैंड पार्टी का एहतमाम कर रही थी। उसका सारा इंतज़ाम और कंपेयरिंग की जिम्मेदारी सर जैदी ने हारिस और अली को सौंपी थी। ओह वाह, बहुत मज़ा आएगा, रोमी ने खुशी से कहा। जी जनाब, मज़ा तो आएगा, मगर ड्रामे के लिए फ़ीमेल करैक्टर हारिस ने आपको मुंतखब किया है। बकौल उनके आपसे ज़्यादा मासूम और सादा और ख़ूबसूरत चेहरा इस पूरे कॉलेज में और कोई नहीं, तहरीम ने आंख दबाते हुए कहा। उसके अंदाज़ पर अली के साथ साथ रोमी भी हंसती। मगर मसला ये है कि इस ड्रामे में जो मेल करैक्टर तुम्हारे मद्दे मुकाबिल होगा वो अभी तक हारिस को नहीं मिल सका, जो तुम्हारे साथ परफेक्ट लगे। अभी रोमी तहरीम की बात का जवाब देने ही वाली थी कि सामने सजावल का ग्रुप आ गया। उसकी शोहरत कॉलेज में अच्छी नहीं थी। वो एक बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा था। 3 साल से इस कॉलेज में लगा हुआ था और सबकी ज़िंदगी उजेरन की हुई थी। रोज़ नई नई गर्लफ्रेंड्स बनाना और अपनी न्यू मॉडल कार में घुमाना उसकी हॉबी थी। तहरीम और रोमी को वो सख्त नापसंद था। उसकी आमद ने दोनों का मूड ख़राब कर दिया। हेलो गर्ल्स, सजावल ने अपने गले में मौजूद सोने की चेन को घुमाते हुए लोफराना निगाह उन पर डाली। दोनों उसके अंदाज पर जलकर रह गईं। गुस्सा अली को भी आया, मगर वो जब्त कर गया। वो कोई तमाशा नहीं चाहता था। हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, अली ने ही जवाब दिया। हाँ, मुझे पता चला कि इसके लिए किसी खूबरू हीरो की ज़रूरत है, सजावल ने अपनी गैंग की तरफ आंख मारते हुए कहा। तो फिर क्या ख्याल है, मिस रोमी के साथ तो मेरा कपल ही अच्छा लगेगा। ये कहते हुए सजावल ने रोमी का हाथ पकड़ लिया। उसकी इस नाज़ेब हरकत पर रोमी, तहरीम और अली सब दम्बखुद रह गए। फिर एकदम रोमी का दायां हाथ उठा और सजावल के चेहरे पर निशान छोड़ गया। यू इडियट, लोफर इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अपनी औकात में रहो मिस्टर सजावल। ये कॉलेज तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं और ना ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ जो तुम्हारी इन छछोरी अदाओं पर तुम्हारे आके बिच जाऊँ। आइंदा मुझसे बात करने की भी कोशिश की तो इस थप्पड़ को ज़रूर याद कर लेना। रोमी का गुस्से से बुरा हाल था। उसका तेज़ होता सांस और माथे पर बल उसकी अंदरूनी कैफियत को जाहिर कर रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना सजावल का हाथ ही काट देती। शोर की आवाज़ सुनकर सर जैदी के ऑफिस से हारिस भी वहां आ गया। उसे भी सजावल पर गुस्सा था। उसकी बदतमीजियां हद से बढ़ चुकी थीं और आज उसने रोमी यानी उसकी ज़िंदगी के साथ बदतमीज़ी की थी जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मगर रोमी के करारे थप्पड़ ने उसके अंदर के शोले ठंडे कर दिए थे। देख लूँगा तुम्हें, ये कहकर सजावल वहाँ से अपने दोस्तों समेत खिसक गया, क्योंकि हारिस से वो उलझने की हिम्मत नहीं रखता था। अब तक सरजैदी ने उसके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया था, सिर्फ हारिस के कहने पर, मगर अब हारिस की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। उसने रोमी को तसल्ली दी और तहरीम के साथ उसे घर भेज दिया। खुद वो अली के साथ सरजैदी के ऑफिस पहुंच गया। वहां अली ने सारी रौदात बयान कर दी। मैं तो बहुत पहले ही उसे निकाल देता, मगर उसका बाप बहुत शरीफ इंसान है। सिर्फ हारिस के कहने और उसकी सिफारिश पर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मगर अब उसकी जुर्रत हद से बढ़ गई है कि कॉलेज की लड़कियों से भी बदतमीज़ी करे। नो, नॉट एट ऑल। तुम आज ही सजावल के ख़िलाफ़ कॉलेज से निकलने का नोटिस
اس کے باپ کو بھیج دو۔ اب میں مزید اس لڑکے کی وجہ سے اپنے کالج کا ماحول اور ساکھ خراب نہیں کر سکتا، اور اب تو بات ایک لڑکی کی عزت کی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ کہہ کر علی وہاں سے نوٹس بھیجنے چلا گیا۔ سر زیدی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو اب تک بالکل خاموش بیٹھا تھا، مگر اس کی پیشانی پر ابھرتی ہوئی رگ اور غصے سے بھینچے لب اس کے اندر اٹھتے طوفان کا پتہ دے رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ وہ اس وقت ضبط کی کڑی منزل پر ہے۔ کول ڈاؤن حارث، انشاءاللہ سجاول اب اس کالج میں مزید نہیں رہے گا۔ اب نہ اس کے باپ کی سفارش کام آئے گی اور نہ میڈیکل بورڈ آف ڈائریکٹرز کا کوئی دباؤ، اور تم بس جلد ہی رومی کی آنی سے مجھے ملوا دو تاکہ تم دونوں کو مضبوط نکاح کے بندھن میں باندھ دوں۔ رخصتی بے شک فائنل کے بعد رکھ لیں گے، پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کالج کے چیئرمین کی بہو اور ہمارے شہزادے کی جان ہے، تب کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ آخر میں انہوں نے شرارت سے کہا۔ حارث جو غصے میں تھا، ان کی آخری بات سن کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس؟ ہاں، پہلے میرا ارادہ تم لوگوں کے فائنل کے بعد کا تھا، مگر اب صورتحال مختلف ہے، اس لیے یہ فیصلہ لینا پڑا۔ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے حارث کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں آج ہی آنی سے ملنے کا ٹائم مانگتا ہوں، ویسے بھی وہ اسکول رن کر رہی ہیں تو کافی بزی ہیں۔ حارث نے جواب دیا۔ اوکے بیٹا، پھر شام میں ملاقات ہوتی ہے، اس وقت مجھے سجاول والا معاملہ حل کرنا ہے۔ اوکے پاپا۔ حارث ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر نکل گیا۔ وہ ہنس دیے، اب اس کا موڈ خوشگوار ہو چکا تھا۔ اس کے تصور میں رومی کا پریشان گھبرایا چہرہ تھا۔ بے شک اس نے ہمت کر کے سجاول کو اس کی گستاخی کا زبردست جواب دے دیا تھا، مگر اب وہ بہت خوفزدہ تھی۔ پھر ایک ہفتہ وہ کالج نہیں آئی۔ حارث بھی بہت پریشان تھا۔ تحریم نے بھی رومی کو سمجھایا کہ اس واقعے کو ذہن پر سوار نہ کرے، سجاول جیسے لڑکے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر رومی کا دل مطمئن نہ ہوا۔ آنی کو اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ رومی نے آنی کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا، آج کل کالج میں اسٹوڈنٹس ڈے کی وجہ سے خاصی پڑھائی نہیں ہو رہی، وہ گھر میں رہ کر تیاری کرے گی۔ آج اسے حارث کا فون آیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ رومی کی اداس سی آواز سنائی دی۔ حارث کے دل کو کچھ ہوا، وہ اس پیاری سی لڑکی کو کبھی اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم کالج کیوں نہیں آ رہی؟ حارث نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ویسے ہی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ او کم آن رومی، یار بی بریو۔ حارث نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہمت کرو رومی، سجاول جیسے بزدل ڈر کر گھر بیٹھنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پاپا یعنی سر زیدی چیئرمین اور میڈیکل بورڈ کے دیگر ممبران نے اس کے پچھلے تمام خراب ریکارڈز دیکھتے ہوئے اسے کالج سے نکال دیا ہے۔ اس کے والد بھی بہت شرمندہ ہیں، سنا ہے وہ اسے دینی مدرسے میں اپنے ماموں کے پاس بھجوا رہے ہیں۔ اب تو تم کالج آنا شروع کرو یار، کتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے، ایگزام بھی قریب ہے، کیا اس بار مجھے فرسٹ پوزیشن دلوانے کا ارادہ ہے؟ حارث نے سنجیدگی سے کہتے کہتے آخر میں شوخی سے کہا۔ رومی سجاول کے کالج سے نکالے جانے کا سن کر ریلیکس ہو گئی اور اس کی بات سن کر اپنے پرانے موڈ میں واپس آ گئی۔ جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ رومی کے ہوتے ہوئے حارث نمبر 1 آ جائے۔ وہ تو ہے، حارث کی زندگی میں صرف رومی ہی نمبر 1 ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ حارث کی بات پر رومی شرما گئی۔ اسی طرح ہنستی رہا کرو، مجھے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ اور شوخی اچھی لگتی ہے۔ تو پھر کل آپ اپنا دیدار کرائیں گی نا؟ پارٹی کی بھی تیاری کرنی ہے، حارث نے پوچھا۔ اب رومی کے چہرے سے اداسی جا چکی تھی۔ وہ دوبارہ اپنی پڑھائی اور حارث کے ساتھ ساتھ تحریم کی پریشانی کا بھی خیال رکھنے لگی۔ فکس، میں کل ملتے ہیں، یہ کہہ کر حارث نے کال کاٹ دی۔ اگلے دن تحریم نے رومی کو دوبارہ کالج جوائن کرنے اور اپنی شادی کی تاریخ فائنل ہونے پر ایک ٹویٹ دی۔ تحریم کی منگنی اپنے چچا زاد سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، جو انگلینڈ میں تھا اور آج کل پاکستان آیا ہوا تھا۔ تحریم سے اس کا نکاح اگلے جمعے تھا۔ رخصتی فائنل کے بعد رکھی گئی تھی۔ جب تک تحریم کے انگلینڈ جانے کے لیے کاغذات وغیرہ تیار ہو جاتے تو محترمہ 2 سال بعد ہمیں چھوڑ کر پردیس سدھار جائیں گی۔ رومی کی بات سن کر تحریم نے شرارت سے اسے چٹکی لی۔ پھر 2 ہفتے چٹکی بجاتے گزر گئے۔ پارٹی بہت اچھی رہی تھی، سب نے ان کے انتظامات اور ڈرامے کو پسند کیا تھا جو رومی اور حارث نے پرفارم کیا تھا، کیونکہ سجاول والے واقعے کے بعد حارث کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر ان کے 3rd سیمسٹر کے امتحان شروع ہو گئے، جس میں وہ سب بری طرح مصروف ہو گئے۔ حسب معمول اس دفعہ بھی انہی لوگوں نے پوزیشن لی تھی، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار رومی اور حارث دونوں ٹاپ پر رہے تھے اور تحریم دوسرے نمبر پر آئی تھی۔ وہ لوگ اپنی کامیابی سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ویسے یار کتنی عجیب بات ہے کہ اس بار تم دونوں کے مارکس بالکل سیم آئے، تحریم نے سچائی سے کہا۔ علی نے بھی تائید کی۔ لگتا ہے سر زیدی نے دونوں کے لیے پروفیسرز سے سفارش کی تھی۔ آفٹر آل حارث ان کا لخت جگر اور رومی ان کے لخت جگر کی زندگی جو ہے، علی نے شرارت سے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ حسب توقع حارث تو مسکرانے لگا، مگر رومی تو تب کر رہ گئی۔ او مائنڈ اٹ، جب لومڑی کو انگور نہیں ملتے تو وہ یہی کہتی ہے نا کہ انگور کھٹے ہیں۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر تحریم کی پوزیشن کیوں آئی؟ اور تم بھی حارث کے بچپن کے دوست ہو، تمہاری کیوں نہیں آئی؟ تو مسٹر علی، ساری بات یہ ہے کہ پوزیشن سفارش سے نہیں بلکہ محنت اور ذہانت سے آتی ہے۔
और तुम्हारे पास ये दोनों नहीं। आखिर में रोमी ने भी अली के अंदाज में शरारत से कहा। अली उसकी हाजिर जवाबी पर सर खुजाने लगा, जबकि तहरीम और हारिस इनकी नोक झोंक इंजॉय कर रहे थे। जहाँ तक एक जैसे मार्क्स की बात है तो डेयर, जब हम दोनों के दिल एक हो गए तो फिर ज़िंदगी के हर मैदान में हमारी कामयाबी, खुशी, पसंद नापसंद भी एक ही होगी ना, इस बार हारिस ने कहा। और तहरीम व अली उसकी बात पर हंसे बगैर न रह सके। यूं उनकी खूबसूरत यादों के एल्बम में एक और खुशगवार शाम का इजाफा हो गया। रिजल्ट के बाद फाइनल ईयर की क्लासेस शुरू होने में एक हफ्ते का वक्फा था, जिसे रोमी ने खूब सोकर और आनी से लाड उठवाकर गुजारा। आज भी वो रफ से हुलिये में टीवी देख रही थी कि आनी उसके पास आ गई। रोमी, अब क्या हुलिया बना रखा है, उठो, शावर लेकर अच्छी तरह ड्रेसअप हो। आनी ने टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करते हुए कहा। रोमी ने बदमज़ा होते हुए उनकी तरफ देखा। इस वक्त टीवी पर उसका फेवरेट शो चल रहा था। क्या है आनी, आपको पता है हम मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ कितनी टफ होती है। अभी तो कुछ दिन फरागत के मिले हैं, प्लीज़ इंजॉय करने दें। मेरे ख्याल से स्वीट हार्ट, तुम सुबह से इंजॉय ही कर रही हो। चलो उठो, शाबाश, हारिस आने वाला है, आनी ने उसे बाजू से उठाते हुए कहा। तो वो तो हर दूसरे दिन आ जाता है, ये कौन सी नई बात है। वैसे आनी, मैं देख रही हूँ अब आप मुझे छोड़कर उसके लाड बहुत उठाती हैं। ये फेवरेट क्यों है आपका? रोमी ने शिकायत की। वो इसलिए मेरी जान, वो मुझे तुम्हारे हवाले से बहुत अजीज़ है। और तुम्हें पता है आज वो अकेला नहीं आ रहा, बल्कि उसके पापा यानी तुम्हारे हर दिल अजीज़ प्रोफेसर सर जैदी भी आ रहे हैं तुम्हारा प्रपोज़ल लेकर। आनी ने उसे प्यार से अपने साथ लगाते हुए कहा। रोमी, जो सर जैदी के आने से ही घबरा गई थी, आखिरी बात पर तो बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हो गई। आनी उसका शर्माया घबराया रूप देखकर निहाल हो गई। शाम की चाय में अच्छा खासा एहतमाम करना है, आनी ने उसे प्यार से साथ लगाते हुए कहा। आनी, सर जैदी हमारे घर आ रहे हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसने सोफे से छलांग लगाते हुए कहा। 4 बज रहे हैं, यानी वो लोग आने ही वाले होंगे। और ये हारिस का बच्चा, इसने भी मुझे नहीं बताया। हमेशा की तरह जल्दी अफरा तफरी में वो अपने कमरे में गई, वार्डरोब से इस्त्री शुदा सूट निकाला और वॉशरूम में घुस गई। आनी उसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा कर रह गई और किचन में चाय के लवाजमात तैयार करने चली गई। रोमी अभी कमरे में बालों में ब्रश कर रही थी कि उसे डोर बेल की आवाज़ सुनाई दी। उसका दिल एक अनोखे अंदाज से धड़क उठा। आज हारिस उसे अपने नाम करने जा रहा था। ये सोचकर ही उसे नीचे जाने में झिझक महसूस हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम आनी। हारिस के जज्बों से लबरेज पुरजोश आवाज़ पर आनी के लब मुस्कुरा उठे। अस्सलाम वालेकुम बेटे। आनी ने हमेशा की तरह उससे बुके लेकर प्यार किया। आज बुके के साथ साथ मिठाई और फलों के टोकरे भी थे, जिन्हें हारिस ने साइड टेबल पर रख दिया। आनी, पापा भी मेरे साथ हैं, अगर आप कहें तो क्या इन्हें बुला लाऊं? हारिस ने इजाज़त तलब की। हाँ, क्यों नहीं, बुलाओ उन्हें भी, मुझे तो इस वक्त तुम्हारा बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। मेरा मतलब है कि रोमी, और तुमने अपने पापा की बहुत तारीफ़ की है, तो जाहिर है मैं भी उस अजीम हस्ती से मिलना चाहूँगी, आनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हारिस अपने पापा को ड्राइंग रूम में ले आया, जहाँ आनी पहले से मौजूद थी। पापा, ये हैं आनी, जिन्होंने हमेशा माँ जैसा प्यार दिया। हारिस ने अकीदत से तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। हारिस के पापा ने सलाम किया। जो ही उन्होंने नज़र उठाकर देखा, डॉक्टर जैदी की आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं। डियर रीडर एंड लिसनर, जो नावल हम रीड कर रहे हैं उसका नाम है मोहब्बत का दुख। उम्मीद है आपको नावल पसंद आ रहा होगा। आ जाइए बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जैदी की आंखें हैरत से और सदमे से फैल गईं। वो बेयकीनी से आनी को देखने लगे। तुम गुलरुख यहाँ? उनके लबों से बेअख्तियार अल्फाज निकले। हाँ मैं। क्यों? डॉक्टर कमाल जैदी। मुझे यहाँ देखकर हैरत हुई, आनी ने तंजिया लहजे में तमस्कुर से कहा। जाहिर है तुम्हारे नज़दीक मैं तो एक आम सी गाँव की औरत थी जो जदीद तकाज़ों को निभाना नहीं जानती थी। और कहाँ मैं एक मशहूर गर्ल्स कॉलेज की साबका इंग्लिश प्रोफेसर और अब शहर के मारूफ ओ लेवल एकेडमी की प्रिंसिपल। क्यों? मुझे देखकर दुख हुआ, आनी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर मुकम्मल इत्तेमाद से कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। हारिस उनका ये रूप देखकर हैरान रह गया और रोमी जो नीचे आ रही थी ये मंजर देखकर शशदर रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आनी इतने गुस्से में क्यों है। उनका हारिस के पापा से क्या रिश्ता है? वही हारिस के सोचने समझने की सलाहियत भी मफलूज हो चुकी थी। वह हैरत से अपने पापा की तरफ देखने लगा, जिनके चेहरे पर सिर्फ निदामत और पेशमानी थी। पापा, ये सब क्या है? आनी आपसे ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? प्लीज़ मुझे बताएं, आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? उसी लम्हे रोमी भी खुद पर काबू पाकर उनके पास आ चुकी थी। अब उसकी निगाह आनी पर थी और जो सवाल हारिस ने किया था वही सवाल उसके लबों पर भी मचल रहा था। ये बेज़मीर इंसान तुम्हें क्या बताएगा हारिस? मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा तुमसे और इस बेहिस इंसान से क्या रिश्ता है।
आनी की आवाज़ पर हारिस के साथ साथ रोमी भी चौंक गई, जबकि कमाल जैदी जैसे कुछ कहने की पोजीशन में ही नहीं थे। जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो सुनो हारिस, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और इस संगदिल और खुदगर्ज इंसान की बदकिस्मत बीवी। आनी ने रंजो गम के आलम में राज अफशा किया। उनके अल्फाज हारिस और रोमी के लिए किसी बम धमाके से कम ना थे। हारिस ने बेयकीनी से आनी को देखा। आप मेरी माँ? लेकिन पापा ने कहा था कि मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही। वो आगे कुछ बोल न सका, बस कमाल जैदी की तरफ मुड़ गया। पापा, ये क्या हो रहा है? आनी क्या कह रही हैं? प्लीज़ मुझे सब कुछ साफ साफ बताएं, मेरा दिमाग फट जाएगा। हारिस ने बेबसी से उनका हाथ थामते हुए कहा। अल्लाह ना करे कमाल जैदी के साथ साथ आनी की आवाज़ भी सुनाई दी। तो फिर आप लोग ये पहेलियाँ बुझवाना बंद करें प्लीज़, मुझे सच सच सब कुछ बताएं। अरे, तुम्हारे बाप में इतना हौसला कहाँ कि सच बता सके या अपने जुर्म का एतराफ़ कर सके? गुलरुख के निश्तर ज़्यादा आवाज़ ने कमाल जैदी को मज़ीद शर्मिंदगी में डुबो दिया। ठहरो मेरे बच्चों, अब शायद मैं ये बोझ मज़ीद नहीं सह सकती। मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। आनी ने सोफे पर बैठते हुए आंखें बंद की। हारिस और रूमी उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। उनके चेहरे पर फैली जर्दी और दुख की गहरी लकीरें किसी कर्बनाक माजी की अक्कासी कर रही थी। आज से तकरीबन 25 साल पहले मेरी ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान आया जिसने मेरा इत्तेमाद, मेरा यकीन, मेरी मोहब्बत सब कुछ अपने साथ बहा दिया। मेरे खूनी रिश्ते भी छिन गए और मेरी ज़िंदगी अंधेरों के हवाले हो गई। आनी ने आंखें बंद करते हुए दिल गिरफ्ता अंदाज में हकीकत का पर्दा चाक किया। वो सर्दियों की एक भीगी हुई रात थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है इतनी रात को? आता हूँ बाबा। ज़रा दम तो लो, चाचा रज़ाई से निकलते हुए बोले। इन दिनों इन्हें सांस का मसला था और बेबे दवा लेकर सो चुकी थी। मैं यानी गुलरुख अपने कमरे में बीए की तैयारी कर रही थी। दस्तक सुनकर चौंकी और चाचा की आवाज़ आई, अरे कमाल पुत्र, इस वक्त? हाँ बाबा, फ्लाइट रात की थी तो अब पहुँचा हूँ। कमाल ने वजाहत की। मैं आवाज़ सुनकर बाहर आई और उसे देखकर ठटक गई। गुल बेटा, इधर क्यों खड़ी हो? जल्दी आ देख कौन आया है। जा बेबे को जगा। चाचा की खुशी छलक रही थी। कमाल ने मुझे गहरी नज़रों से देखा। मुझे उलझन होने लगी। आज तक उसने मुझे ऐसे नहीं देखा था। बेबे को जगा कर लाई तो उन्होंने कमाल को गले लगा लिया। पुत्र, 3 साल से तेरी राह तक रहे थे। कमाल ने माँ को तसल्ली दी। नहीं बेबे, आप लोग तो हर पल मेरे साथ होते हैं। गोरों के देश की ज़िंदगी बहुत मशीनी है। फिर बेबे ने पूछा, तेरी कुंवार नहीं आई? वो आना तो चाहती थी लेकिन वहाँ अभी नया नया सब कुछ सेट हुआ है। जॉब से दोनों को बैक वक्त छुट्टी नहीं मिली। इंशाल्लाह अगली बार साथ आएगी। कमाल ने जल्दी से सफाई दी। जलालुद्दीन, जो अपनी जलाली तबीयत के लिए मशहूर थे, कमाल को देखकर सिर्फ एक मोहब्बत करने वाले बाप बन गए। चल आ, अब अंदर जाकर आराम कर, सुबह बात होगी। जलालुद्दीन ने कमाल के चेहरे पर फैली शर्मिंदगी को भांप लिया था। कमाल सुकून का सांस लेकर अपने कमरे में चला गया। आज भी कमरा वैसा ही साफ सुथरा और सजा हुआ था जैसे वो छोड़कर गया था। यकीनन ये सब गुलरुख का कमाल था। उसी वक्त उसके फ़ोन पर रुबाब की कॉल आई। अभी अभी पहुंचा हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना और जिस मकसद के लिए भेजा है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करके वापस आओ। जैसा कहा है वैसा ही करना। ओके, टेक केयर। रुबाब ने हमेशा की तरह रौनक से कहकर फ़ोन बंद कर दिया और कमाल बस ठंडी आहें भरता रह गया। दूसरे दिन की सुबह बहुत चमकती और रोशन थी। परिंदे अपने रब की हम्द में हरे भरे दरख्तों पर चहचहा रहे थे। बेबे कमाले के लिए बड़े दिल से लस्सी बना रही थी। सामने ही चाचा अपना हुक्का गर्म कर रहा था और गुलरुख हमेशा की तरह खामोशी से कमाले के लिए देसी घी के पराठे बना रही थी। आज सर्दी का जोर कुछ कम था। नाश्ते से फारिग होकर कमाल जलालुद्दीन के साथ अपनी ज़मीनों की तरफ निकल गया। क्या बात है पुत्र, मैं देख रहा हूँ तू कल से कुछ उदास और बुझा बुझा सा है। सब खैर तो है ना? ऐसा लगता है कुछ कहना चाहता है मगर कर नहीं पा रहा। जलालुद्दीन ने अपनी जहांदीदा नज़रों से उसे देखते हुए कहा। हाँ। कमाल जो ट्यूबवेल के जरिए खेतों में बहते पानी को देख रहा था मगर उसकी सोचों का पर्दा कहीं और घुमा हुआ था। जलालुद्दीन ने उसकी गायब दिमागी महसूस की तो पूछा। वो चौंक गया। बाबा, आपसे एक बात करनी थी मगर हिम्मत नहीं हो रही थी। जलाल को पूछते देख उसे कुछ हौसला हुआ। क्या बात है बेटे, खुलकर बात करो। आज से पहले तो कभी तुझे इतना घबराते नहीं देखा। जलालुद्दीन के कहने पर उसने कुछ झिझकते हुए बात शुरू की। बाबा, असल में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दरअसल मैं गुलरुख की बात कर रहा हूँ। मुझे अपने रवैये पर शर्मिंदगी है बाबा। ये तो अच्छी बात है मगर अब क्या हो सकता है? जलालुद्दीन ने नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। बाबा, बिरादरी में गुलरुख जैसा पढ़ा लिखा और काबिल कोई नहीं जो उसका जोड़ हो। और आपको पता है हमारे ख़ानदान में बिरादरी से बाहर शादी नहीं होती। मेरी बारी पर वैसे ही आपने सबकी बहुत बातें सुनी, पर आप फिक्र ना करें, अल्लाह मालिक है। जलालुद्दीन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। बाबा, अगर आप चाहें, मेरा मतलब है कि मैं गुलरुख को अपनाकर अपनी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। क्या क्या कहा है पुत्र? होश में तो है? भला ये अब कैसे मुमकिन है? अरे बाबा, आप ठंडे दिल से मेरी बात तो सुने।
शरीयत में तो 4 शादियाँ जायज़ हैं और जब मैं दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता हूँ तो फिर ये अनोखा क्या है। मैं वादा करता हूँ बाबा कि गुलरुख को कोई दुख नहीं दूंगा, बहुत खुश रखूंगा। बस मुझे अपनी गलती का मतावा करने दें, वरना मेरे ज़मीर पर ये बोझ मुझे चैन से जीने नहीं देगा। आखिर में उसने यासिया से कहा। जलालुद्दीन भी सोचने पर मजबूर हो गया। उसे गुलरुख की बहुत फिक्र थी। कमाल अगर उनकी भतीजी को अपनाकर उनके मरहूम भाई के सामने इन्हें सुरखरू करना चाहता था तो भला इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। और दूसरी शादी करना कोई ऐब की बात भी नहीं थी। पर बेटा तेरी बीवी वो मान जाएगी? पीर जलालुद्दीन ने नीम रजामंद होते हुए कुछ झिझक कर पूछा। अरे बाबा, आप उसकी फ़िक्र ना करें, वो पढ़ी लिखी और रोशन ख़याल औरत है। उसे मेरी दूसरी शादी पर कोई एतराज़ नहीं, बस उसकी एक शर्त है। कमाल ने कुछ ठहर कर कहा। कैसी शर्त? पीर जलाल ने हैरत से पूछा। वो कहती है कि शादी के बाद गुलरुख गांव में आप लोगों के पास ही रहेगी, हम शहर में रहेंगे। मगर आप फिक्र ना करें, मैं हर साल छुट्टियों पर आप सबसे मिलने आता रहूँगा और रोज़ फ़ोन भी करूँगा। मेरा वादा है कि कल को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। कमाल ने जल्दी से उनका हाथ थामते हुए यकीन दिलाया। अच्छा ठीक है, वैसे भी वो गांव में पली बड़ी है, यहाँ वो ज़्यादा सहूलत से रह सकती है। आखिरकार पीर जलाल ने रजामंदी दे दी। कमाल के लिए यही काफ़ी था। उसे यकीन था कि अब बेबे को मनाना मुश्किल नहीं। और रही गुलरुख, तो वो तो मट्टी की माधु थी। उसे शक था कि वो अब भी उससे मोहब्बत करती है, तभी तो शादी नहीं करना चाहती। उसके लिए तो उसका इकरार किसी दौलत से कम नहीं होगा। ये सब सोचते हुए कमाल सरशार सा घर वापस आ गया। फिर बेबे को पीर जलाल ने किस तरह मनाया, ये अलग कहानी है। असल मरहला तो तब आया जब गुल ने शादी से इनकार कर दिया। कमाल तो उसके इनकार पर हैरान रह गया। उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो सीधा उसके कमरे में आया जहां वो अपने आखिरी पेपर की तैयारी कर रही थी। गुल, इधर देखो। अरे आप, कहिए, कुछ काम था मुझसे? गुल ने अनजान बनते हुए पूछा। वो तब कर रह गया, मगर खिलाफ तवक्को अपने मिजाज के बरक्स धीमे लहजे में बोला। गुलरुख, क्या मैं इनकार की वजह जान सकता हूँ? आप शायद भूल रहे हैं, आज से 3 साल पहले आपने ही मुझसे इनकार करवाया था। बकौल आपके मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया? मैं अब भी वही गुल हूँ, जबकि आपने अपनी ख्वाहिशों के जुगनुओं से रोशन ताबीर रुबाब की सूरत में पाली। फिर अब उस नज़र इल्तफात की वजह क्या? मुझ पर तरस खाकर, मगर बगैर किसी गर्ज के तो आप मुझ पर मेहरबान हो नहीं सकते मिस्टर कमाल। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको दोबारा मेरे पास ले आई? कमाल उसके लहजे और ख़ुद इत्मीदी को देखकर हैरान रह गया। ये उस गुल रुख से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जिसे वो 3 साल पहले रोता छोड़ गया था, मगर आज रुबाब की खुशी और अपनी गर्ज उसे एक बार फिर उसके सामने ले आई थी। कितना सही अंदाज़ा लगाया था उसने। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराया और बाबा का दिल दुखाया, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो, अगर बाबा को भी कोई एतराज़ नहीं है तो तुम क्यों बाबा और बेबे की खुशी के लिए नहीं मान जाती? कमाले ने थोड़ी नरमी से उसे कायल करने की कोशिश की। मैं जानता हूँ गुल, तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो, बस तुम्हारी अना मजरू हुई है जिसकी वजह से तुम इनकार कर रही हो। मगर यकीन करो, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और कुर्बानियों की बहुत कदर है। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। रुबाब से शादी का फैसला मेरी मजबूरी थी जो तुम नहीं समझोगी, उसने कर्ब से लहजे में यासियत भरकर कहा। और गुलरुख तो ये सुनकर ही हैरान रह गई कि वो भी उसे पसंद करता है और उसकी चाहत से बेखबर नहीं था। बस उसका दिल एक बार फिर हार गया और उसने दिमाग की खदशों से नज़रें चुराकर दिल के हाथों मजबूर होकर शादी के लिए हाँ कर दी। बात के मराहल बहुत तेज़ी से तय हुए। उसके पेपर्स के सिर्फ 1 हफ्ते बाद उसे मायों बिठा दिया गया। बेबे ने अपने दिल के सारे अरमान पूरे किए। आज वो इस शख्स की बीवी बनकर उसका इंतज़ार कर रही थी जो इतनी बेइतनाई के बावजूद आज भी उसके दिल में सबसे ऊंची मसनद पर फाइज था। अब जब उसने अपना नाम देकर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था तो रही सही शिकायत भी दिल से दूर हो चुकी थी। गुलरुख के लिए इतना काफ़ी था कि उसके नाम के साथ कमाल का नाम जुड़ गया था। उसकी खज़ा रसीदा ज़िंदगी में बाहर आ गई थी। कमाल जब कमरे में आया तो उसे सर झुकाए मुस्कुराते पाया। आज उसकी सादगी ने सिंगार का रूप धारा था और उसका एक एक नक्श दो आतशा और हसीन हो चुका था। उसके आबशार जैसे बाल मोतियों जैसे फूलों में परोए हुए थे, उसके कंधों से आगे लटक रहे थे। हाथों में कमाल के नाम की मेहंदी उसकी गोरी हथेलियों को और भी दिलकश बना रही थी। कलाइयों में चूड़ियों की खनक उसे मोहब्बत के सरगम सुना रही थी। आज वो बहुत खुश थी। कमाल भी एक लम्हे के लिए उसके अलोही रूप को देखकर चौंक गया, मगर फिर नज़रें चुराकर उसकी तरफ बढ़ा और उसकी उंगली में खूबसूरत सोने की अंगूठी पहना दी, जिस पर गुलरुख ने शर्माकर अपने लब रख दिए। ये कमाल की तरफ से दिए जाने वाला पहला मोहब्बत भरा तोहफा था। यूं ही कमाल के संग मोहब्बत से भीगते 2 महीने गुजर गए। बेबे और चाचा उसे यूं खुश देखकर बहुत मुतमईन थे। फिर उसके वापस जाने का वक्त भी आ पहुंचा। गुलरुख के लिए ये भी जुदाई बहुत तकलीफ दे थी, लेकिन उसके पीछे कमाल के साथ गुजारे हुए खुशगवार लम्हे और महकती यादें थीं जो उसे आसूदगी देती थीं। कमाल ने वादा किया था कि वो जल्द वापस आएगा। वो उसकी वापसी के इंतज़ार में हर वक्त चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट सजाए
इधर से उधर मसरूफ़ रहती। इसी दौरान उसका बीए का नतीजा आ गया। उसने पूरे ज़िला में टॉप किया था। उसने खुशी खुशी कमाल को फ़ोन पर यह खबर सुनाई, मगर उसने बस सरसरी मुबारकबाद दी, जिसे गुलरुख ने महसूस तो किया मगर नज़रअंदाज कर गई। फिर एक रात बेबे ऐसी सोई कि दोबारा ना उठ सकी। कमाल अपनी माँ की मैयत में भी शरीक ना हो सका। महज एक कॉल आई जिसमें उसने अपनी ना आने की मजबूरियाँ बयान की, और जलालुद्दीन एक बार फिर उस पर एतबार कर बैठे। कुछ दिन बाद गुलरुख की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी। चाचा उसे शहर के हस्पताल ले गए, जहाँ उसे खुशखबरी मिली कि अल्लाह ने उसे माँ जैसे खूबसूरत दर्जे पर फाइज करने वाला है। चाचा ये खबर सुनकर निहाल हो गए और फ़ौरन कमाल को फ़ोन करके इत्तला दी। कमाल ये सुनकर खुशी से बेकाबू हो गया। खिलाफ़ तवक्को उसकी बीवी रुबाब ने भी गुलरुख से पहली बार बात की और नरमी से उसे अपना ख्याल रखने की ताकीद की, जिस पर गुलरुख मुतमईन हो गई, वरना उसे रुबाब की तरफ से सख्त रद्द अमल का खदशा था। फिर एक दिन कमाल बगैर इत्तला के आ गया। गुलरुख उसे सामने देखकर खुशी से खिल उठी। कमाल की मौजूदगी उसके लिए तकवीत का बाइस बनी। उसने बहुत मोहब्बत से उसका ख्याल रखा। उसका चेहरा ममता से भरपूर मोहब्बत से यूं जगमगा रहा था जैसे गुलाबी रोशनी में नहाया हुआ हो। आखिरकार एक रोशन चमकीली सुबह उसने एक खूबसूरत गोल मटोल बेटे को जन्म दिया। चाचा के साथ साथ कमाल की खुशी भी दीदनी थी। उसने रुबाब को भी खुशखबरी सुनाई, अस्पताल के पूरे अमले को इनामात दिए और खूब सदका खैरात किया। गुलरुख तो उसकी मोहब्बत पर ही जानिसार हो गई थी, मगर खुशियों की वो दिन मुख्तसर साबित हुए। एक बार फिर उससे उसकी मोहब्बत का खराज लिया गया और बेखबरी में ही उसकी गोद उजाड़ दी गई। उसे बहुत कमज़ोरी और नकाहत थी। कमाल ने उसे सूप दवा और फल देकर सुला दिया था, ये कहकर के वो बच्चे के पास है, फिक्र ना करे, और चाचा को भी आराम के लिए भेज दिया था। सुबह जब वो बेदार हुई और कमाल को अपने पास ना पाया तो चौंक गई। उसने कमज़ोरी से आवाज़ दी तो एक नर्स फ़ौरन अंदर आ गई। अरे मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं, लेटी रहें, साहब अभी आते हैं। वो बेबी को लेकर डॉक्टर के पास गए हैं, बेबी की इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करने। नर्स ने उसे तसल्ली दी और उसका ब्लड प्रेशर चेक करके बाहर चली गई। वो लेटने ही लगी थी कि अचानक नज़र साइड टेबल पर पड़े एक कागज़ पर जा ठहरी। दिल में अनजाना सा खदशा जागा। उसने कपकपाते हाथों से वो पर्चा उठाया और पढ़ने लगी। डियर गुलरुख, माजरत के साथ कि एक बार फिर मैं तुम्हारी मोहब्बत की कदर ना कर सका। असल बात यह है कि मुझे तुमसे कभी कोई दिली रुग़बत नहीं थी। रुबाब जैसी मॉडर्न और आइडियल बीवी के होते हुए, जो मेरे हर ख्वाब की ताबीर है, मुझे किसी और की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। तुमने ठीक ही समझा था। मैं सिर्फ अपने गर्ज़ के तहत एक बार फिर तुम तक लौटा। रुबाब को अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम रखा और इसी की ख्वाहिश पर उसके मंसूबे के तहत मैंने तुमसे शादी की ताकि हमें वारिस मिल जाए। बेहद शुक्रिया कि तुमने एक बार फिर मेरी मुश्किल आसान कर दी। उसके बदले मैं शहर वाला बंगला तुम्हारे नाम करता हूँ और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अपना नाम तुम्हारे साथ जोड़े रखा है। यानी मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। फ़कत डॉक्टर कमाल जैदी। ये ख़त कमाल की तरफ से उसकी मोहब्बतों और वफ़ाओं का शायद आखिरी तोहफ़ा था, जो उसके लिए मौत के परवाने से कम ना था। उसकी चीखों पुकार से अस्पताल की दीवारें हिल गईं और वो होश की दुनिया से बेगाना होती चली गई। फिर चाचा ने ही उसे सहारा दिया, मगर कमाल की इस संगदिली ने इन्हें भी अंदर से तोड़ कर रख दिया और एक दिन ये सहारा भी गुलरुख से छिन गया। उन्होंने वसीयत की थी कि इनके मरने के बाद कमाल को उनका मुँह न दिखाया जाए, और इस तरह कमाल को उनकी मौत से बेखबर रखा गया। वैसे भी वो अपनी दुनिया में मगन था। ऐसे में फूफी ज़ैनब ने गुलरुख की बहुत दिलजोई की और उसके दुख और कर्ब के ज़ख्मों पर अपनी शफ़क़त का मरहम रखा। उन्होंने गुलरुख को अपने बेटे के पास शहर भेज दिया, जो एक फैक्ट्री में मुलाजिम था और फैक्ट्री से दिए गए क्वार्टर में अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी बीवी ने गुल का अपनी बहनों की तरह ख्याल रखा। वक्त के साथ साथ वो कुछ संभल गई और उनकी मोहब्बत की छाँव में एमए इंग्लिश का इम्तिहान पास करके पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया और मुकामी गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर फाइज हो गई। दिन में तो वो मसरूफ़ रहती, मगर रात जैसे उस पर कांटों की सी होती। उसे अपने बेटे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती, जिसे वो दिल भर कर देख भी ना सकी थी। और वो बेवफा, जालिम और संगदिल इंसान उसे ज़िंदगी देकर भी एक बार मौत की दहलीज पर छोड़ गया था। पूरी रात उसका तकिया भगोया जाता। ऐसे में भाई दिलावर के घर अल्लाह ने रोमी की सूरत में एक नन्ही परी भेज दी, तो जैसे गुलरुख की वीरान ज़िंदगी में बाहर आ गई। रोमी अपनी माँ से ज़्यादा गुलरुख से मानूस होने लगी। जब वो उसे तोतली ज़ुबान में आनी कहती तो गुलरुख उस पर जान छिड़कती। उसके काम करना, उसके साथ खेलना अब गुलरुख की ज़िंदगी का वाहिद मकसद था। कॉलेज से आकर वो सारा वक्त उसी के साथ गुजारती। जब रोमी ने स्कूल जाना शुरू किया तो शाम में वही उसे होमवर्क करवाती, उसके स्कूल की मासूम बातें सुनती और शेयर करती। दिलावर और उसकी बीवी भी गुलरुख की मोहब्बत देखकर खुश हो जाते।
زندگی اسی طرح گزر رہی تھی کہ ایک دن اچانک دلاور اور اس کی بیوی جو کسی دوست سے ملنے گئے تھے واپس چار کندھوں پر آئے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ٹرک سے بری طرح ہوا تھا۔ دلاور اسی وقت موت کی آغوش میں چلا گیا، جبکہ بھابھی کنیز کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ انہیں کچھ دیر کے لیے ہوش آیا تو گل رخ رومی کو لے کر ان سے ملنے گئی۔ ان کی حالت دیکھ کر وہ زاروں کی طرح رو پڑی۔ بھابھی کنیز نے اشاروں میں رومی کا خیال رکھنے کی تاکید کی اور گل رخ کے وعدہ کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب گل رخ کی زندگی بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ انسانوں کے اس جنگل میں وہ کس کے پاس پناہ لینے جاتی؟ دلاور کو کوارٹر ملا ہوا تھا جو اب خالی کرنا پڑا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ایک بار پھر اس کی مدد کی۔ اس کی ایک کلیگ کے ذریعے اسے ایک گھر میں پینگ گیسٹ کے طور پر رہنے کی جگہ مل گئی۔ اب رومی ہی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ ہر سال وہ رومی کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتی۔ رومی جیسے جیسے شعور کی دنیا میں قدم رکھتی گئی، اسے آنی کے دکھوں کا اندازہ ہوتا گیا۔ وہ بھی ان کے درد پر بہت افسردہ رہتی اور ان کے بیٹے کے ملنے کی دعا کرتی۔ اسے پتہ تھا کہ بظاہر مطمئن نظر آنے والی آنی اندر سے کتنی تنہا اور ادھوری ہیں، جنہوں نے محبت میں ہمیشہ کھویا ہی ہے۔ رومی کے میٹرک کرنے کے بعد گل رخ نے اپنا ایک سکول کھول لیا اور کالج کی ملازمت چھوڑ دی۔ اپنی سیونگز اور گاؤں کی زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ خریدا اور وہاں شفٹ ہو گئی۔ اب رومی میڈیکل کی طالبہ تھی، جہاں اس کی ملاقات پروفیسر زیدی سے ہوئی۔ رومی کے منہ سے ڈاکٹر کمال زیدی کا نام سن کر گل رخ چونک گئی۔ پھر جب رباب میڈیکل کالج کا نام سنا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ معلومات کروانے پر اندازہ درست نکلا۔ بظاہر دکھی انسانیت سے وابستہ ایک نیک شخص جو سینکڑوں طلبہ کا ہر دل عزیز اور خوش اخلاق پروفیسر تھا، در حقیقت اندر سے کتنا بھیانک تھا۔ کاش کوئی گل رخ سے اس کی اصلیت جان پاتا۔ اور حارث، وہ بھی تو اپنے باپ کو آئیڈیلائز کرتا تھا، آج آنی کے منہ سے یہ کربناک حقیقت سن کر سکتے میں رہ گیا۔ پھر اس نے خاموشی توڑ دی۔ ماما، آپ جیسی ماں کے ہوتے ہوئے بھی میں محرومی کی زندگی گزارتا رہا۔ پاپا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ایک دن کے بچے کو اس کی سگی ماں سے جدا کر دیا۔ آپ نے تو سنگ دلی کی انتہا کر دی۔ بھلا کوئی سگا باپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا ظلم کر سکتا ہے؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور رباب ماما کو بھی نہیں۔ میں تو ہمیشہ انہیں اپنی ماں سمجھتا رہا۔ شاید انہوں نے آپ کی خواہش پر میرا وجود قبول تو کر لیا تھا، مگر مجھے کبھی بیٹے کا مقام نہ دے سکی۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ میری ماں میرے دوستوں کی ماں جیسی کیوں نہیں؟ پھر آنی سے میری ملاقات ہوئی اور جب میں نے ان کی محبت دیکھی تو رشک کرنے لگا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ حارث نے روتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ماما، جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ میں ہی آپ کا بیٹا ہوں تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے مزید 2 سال تک اپنی محبت سے کیوں محروم رکھا؟ حارث نے آنی کی طرف مڑتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اس لیے بیٹا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہارے دل میں اپنے باپ کے لیے جو اونچا اور خوبصورت مقام ہے وہ خراب ہو جائے۔ میں نے کئی بار اپنی ممتا سے مجبور ہو کر تمہیں سب کچھ بتانا چاہا، مگر تمہاری اپنے پاپا سے بے حد محبت اور عقیدت کو دیکھ کر میں وہ بت پاش نہیں کرنا چاہتی تھی جو تم نے اپنے دل میں میری طرح ان کے لیے بنا رکھا تھا۔ کم از کم مجھے نہ صحیح لیکن میری اولاد کو تو اس شخص نے اپنی محبت اور شفقت سے نوازا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ تمہارے بچپن میں ہی رباب کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ پھر تمہارے انٹر کے بعد 2 سال پہلے تمہارے پاپا یہاں شفٹ ہو گئے۔ رومی کے اس کالج میں داخلے سے مجھے تمہارا پتہ چلا۔ مجھ سے پوچھو، تمہاری جدائی کے بعد کوئی ایک رات سکون سے نہیں سو سکی، اور جب تمہیں دیکھا تو بھی صرف تمہارے باپ کی وجہ سے اپنی ممتا کا گلا گھونٹنے پر مجبور ہوئی، مگر آج اس خود غرض انسان کو اپنے سامنے دیکھ کر مزید ضبط نہ کر سکی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کمال زیدی ان کی طرف بڑھے۔ گل رخ اور حارث، میں تم دونوں کا گناہ گار ہوں اور واقعی دنیا کا سب سے خود غرض اور بے ضمیر انسان ہوں، جس نے اپنی خوشی کے لیے تم جیسی معصوم اور باوفا لڑکی کی محبت کو ڈھال بنایا، جس نے اپنے والدین کی محبتوں کے بدلے صرف دھوکہ دیا، اور جس نے حارث کی ماں کو ممتا سے محروم رکھا۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ شاید اس طرح میرے بے چین دل کو قرار آ جائے۔ آج میرے پاس دولت کا انبار ہے جس کے لیے میں نے خونی رشتوں کی محبت کو ٹھکرا دیا، مگر میں بالکل تنہا ہوں۔ آج تو میں اپنے بیٹے کی نظروں میں بھی اپنی خود غرضی کے باعث گر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شکستہ وجود کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس رات حارث نے آنی کے ساتھ اپنے ماضی کی یادوں اور باتوں میں گزاری۔ رومی کے لیے بھی یہ سب بہت تکلیف دہ تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر 3 وجود موجود تھے، مگر سب اپنی اپنی سوچوں میں گم۔ پھر گل رخ نے بات کا آغاز کیا۔ رومی، تم بہت خوش نصیب ہو میری بیٹی، جسے حارث جیسا محبت کرنے والا اور مخلص ساتھی ملا۔ بے شک حارث کی پرورش اس کے باپ نے کی، مگر اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایک باوفا اور محبت کرنے والی ماں کا ہے۔ مجھے یقین ہے تم محبت کے سفر میں کبھی تنہا نہیں رہو گی۔
हर कदम पर तुम्हारे साथ होगा। ये कहकर उन्होंने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखें अपनी अजीम और साबिर माँ की कुर्बानियों पर नम हो गईं। हारिस ने उनके हाथों को अपने लबों से लगाकर उनके मान और भरोसे का यकीन दिलाया कि वो हमेशा रोमी को खुश रखेगा। उसी पल फ़ोन की बेल ने इस उदास और खामोश माहौल में हलचल मचा दी। रोमी ने फ़ोन रिसीव किया और जो खबर सुनी उसके बाद फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। हारिस फ़ौरन दौड़कर आया। क्या हुआ रोमी? किसका फ़ोन था? कुछ तो बोलो। हारिस ने उसकी बदहवासी पर घबराकर पूछा। वो हारिस के पापा को हार्ट अटैक हुआ है। वो हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है। उनके मुलाजिम का फ़ोन था कि रात जब साहब घर आए तो बहुत परेशान थे, पूरी रात जागते रहे। सुबह जब मुलाजिम चाय देने कमरे में गए तो वो औंधे मुंह बेहोश पड़े थे। उसने फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाकर इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। रोमी की आवाज़ रुक रुक कर काँप रही थी। वो नीम बेहोशी में बस एक ही जुमला बार बार दोहरा रहे थे, गुलरुख मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे हारिस से जुदा मत करो, जैसे मैंने तुम्हें किया था, प्लीज़ माफ़ कर दो। आनी ने नज़रें चुरा लीं, जबकि हारिस ये सुनकर बदहवास हो गया। मामा प्लीज़ मेरी एक बात मान लें, मैं जानता हूँ पापा ने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपकी मोहब्बत की तौहीन की, आपका बेटा आपसे छीन लिया, लेकिन अब तो मैं आपके पास हूँ ना, प्लीज़ मेरी खातिर इन्हें एक बार माफ़ कर दें। यकीन करें मैंने अक्सर इन्हें रातों को बेचैन परेशान देखा है, जैसे इन्हें कोई पछतावा हो। अब समझ आता है कि वो बेसुकूनी आपको दिए जाने वाले दुखों का नतीजा थी। प्लीज़ मामा, इनके लिए यही सज़ा काफ़ी है। बेशक वो आइडियल शौहर ना बन सके, मगर वो मेरे लिए एक शफीक बाप हैं। मैं इनकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा हूँ। अगर हो सके तो इन्हें माफ़ कर दीजिए। मैं आप पर दबाव नहीं डाल रहा, ना ही आपको छोड़कर जाऊँगा, मगर मेरा ख्वाब तभी पूरा होगा जब आप दोनों मेरे साथ होंगे। ये कहकर हारिस वहाँ रुका नहीं, बल्कि रोमी के साथ अस्पताल चला गया। बहरहाल रोमी के लिए भी वो काबिल एहतराम उस्ताद थे। बेशक आनी की वजह से उसे उन पर गुस्सा था, मगर वो दिल से इन्हें बुरा नहीं समझ पाई और वक्त इन्हें एक बार फिर मोहब्बत के इम्तिहान में डाल दिया। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस बार मोहब्बत की कुर्बानी मांगने वाला उनका अपना बेटा था, जिसके लिए वो 25 साल तड़पी थी। फिर फैसला हो गया और एक बार फिर उनकी अना हार गई और मोहब्बत जीत गई। कमाल जैदी की हालत अब खतरे से बाहर थी। हारिस के कहने पर गुलरुख ने इन्हें माफ़ कर दिया, मगर उनके दिल में अब कमाल के लिए कोई जज्बात ना थे। सिर्फ हारिस की खातिर किया गया एक समझौता था। उनका दिल तो उसी दिन खाली हो गया था जब कमाल ने उनसे उनका एक दिन का मासूम बेटा छीन लिया था। अब उन्हें एक ही छत के नीचे रहना था, मगर सिर्फ दो अजनबी मुसाफिरों की तरह। कमाल के लिए यही काफ़ी था कि उसका बेटा उसे वापस मिल गया और गुलरुख ने उसे माफ़ कर दिया। उसे यकीन था कि एक दिन वो गुलरुख के दिल की बर्फ़ को पिघलाकर फिर मोहब्बत के फूल खिला देगा। शायद उसे मालूम ना था कि औरत जिससे मोहब्बत करती है उसके लिए जान दे सकती है, मगर जब बात उसकी ममता की हो तो वो नफ़रत की सारी हदें पार कर जाती है। वो मोहब्बत की खातिर सारी बेवफाई, धोखे और अदावत को भूल सकती है, मगर ममता की खातिर दी गई कुर्बानी को कभी नहीं। अब गुलरुख के दिल के गिर्द नफ़रत की ऐसी फसील कायम हो चुकी थी जिसे कोई नहीं गिरा सकता था। डॉक्टर कमाल जैदी को बाकी की ज़िंदगी गुलरुख की बेएतनाई के साथ गुजारना थी। जो भी उनके दिल में गुलरुख के लिए था वो ख़त्म हो चुका था। उन्होंने एक मासूम लड़की के दिल में मोहब्बत की ज़मीन पर नफ़रत का बीज बोया था और अब ताउम्र सिर्फ पछतावे की फसल काटनी थी।